हेलो एंड वेलकम टू ब्लेड लर्नर। आई एम सुधांशु एंड स्वागत है आप सभी का एमसीक्यू धमाका सीरीज के दूसरे वीडियो में। पहले वीडियो में हमने 20 क्वेश्चंस देखे थे। हर एक कैटेगरी के क्वेश्चंस को सॉल्व करा, ना केवल वन लाइनर्स थे बल्कि मैच द फॉलोइंग भी थे। उसके बाद मैप बेस्ड क्वेश्चंस भी हमने देखा, इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी देखा, एग्जर्ब्ड बेस्ड क्वेश्चन भी देखा, फिर करेक्ट स्टेटमेंट कैसे चुनते हैं वो भी देखा, एंड सबसे इंपॉर्टेंट उस वीडियो में हमने देखा था कि असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। वैसे जो असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन है इनको कैसे सॉल्व किया जाए, इस पर एक सेपरेट वीडियो आ ही रही है, आज शायद वो भी अपलोड हो जाएगी। तो उसमें हमने हर एक टेक्निक को एग्जाम्पल के थ्रू आपके सामने बताया कि कैसे अलग अलग टेक्निक्स को अलग अलग एग्जाम्पल्स के थ्रू सॉल्व करते हैं। असर्शन रीजन में बहुत सारे लोग केवल एक टेक्निक या दो टेक्निक ही जानते हैं, बल्कि कुल मिला के 3 या 4 ऐसे टेक्निक होती है जिससे आपके लगभग सारी क्वेश्चन किसी भी प्रकार के असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन है तो चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो उसमें भी एक सेपरेट वीडियो आ रही होगी। बहरहाल इस वीडियो में भी हम अगेन क्या करने वाले हैं, 20 क्वेश्चंस लेंगे एंड वो अगेन 3 लेवल्स में डिवाइडेड होंगे। लेवल 1 में जो है हमारा 10 क्वेश्चन होने वाला है, उसमें केवल वन लाइनर्स होंगे। एंड फिर लेवल 2 में हमारा चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, इमेज बेस्ड क्वेश्चंस वगैरह। एंड लेवल 3 में हमारे पास होंगे असर्शन रीजन के क्वेश्चंस। एंड उसके बाद आज हमने एक नए कैटेगरी क्वेश्चन को डाला, दैट इज आइडेंटिफाई द कैरेक्टर। कि हमने आपके सामने ना कुछ क्लूज डाला है, किसी कैरेक्टर से रिलेटेड, कोई किसी पर्सनैलिटी से रिलेटेड एक क्लू डाला है, 1 या 2 क्लू कि वो ऐसे ऐसे थे, उनकी कैरेक्टरिस्टिक। एंड फिर आपको बताना है कि ये पर्सनैलिटी, ये कैरेक्टर कौन है। सो इस क्वेश्चन को हमने इस बार ऐड किया है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, शुरुआत करते हैं। होप कि आपने पिछले वीडियो को देखा होगा, क्योंकि जहाँ पे हमने 20 पे खत्म किया था आज हम 21 से शुरू करने वाले हैं। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आप पिछले वीडियो को देखें एंड हर एक एमसीक्यू को कमेंट बॉक्स में अटेम्प्ट करें। एंड बाकी के वन शॉट को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने सारे ही वन शॉट्स का लिंक, एंड आप अगर प्लेलिस्ट विजिट करेंगे तो उसमें भी हमने बहुत ही साफ सिंपल मैनर में चीज़ों को सजा के रखा है, तो आप वहाँ जाके सारी चीज़ें देख सकते हैं। बहरहाल सीबीएसई का सैम्पल पेपर भी हमने सॉल्व कर दिया, उस वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। चलिए अब शुरुआत करते हैं लेवल 1 से। होप कि आपने पहला जो पार्ट है एमसीक्यू सीरीज का उसको एंजॉय कर रहा होगा। नाउ कमिंग टू द लेवल 1 ऑफ द सेकंड पार्ट ऑफ एमसीक्यू सीरीज। ये अगेन हमारा चैप्टर 1 ही है। चैप्टर 1 में हम लोग 100 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, 100 या उससे 10-12 ज़्यादा, ठीक है। तो ऐसा हम लोग 5 या 6 वीडियो निकालेंगे ताकि किसी भी प्रकार के क्वेश्चन हमारे एमसीक्यू सीरीज से बाहर से ना आए। हमारे एमसीक्यू सीरीज के बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आए, ये हमारी कोशिश है। एंड हमने एक भी क्वेश्चन को रिपीट नहीं करा, हमने एक भी क्वेश्चन को रिपीट नहीं करा है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेवल 1 ऑफ पार्ट 2 ऑफ द एमसीक्यू सीरीज ऑफ चैप्टर 1 ब्रिक्स बीट्स एंड मूव्स। अगेन ये बाइलिंगुअल होने वाला है, इंग्लिश में भी क्वेश्चंस होंगे, हिंदी में भी होंगे, ऑप्शंस भी हिंदी में होंगे, अंग्रेजी में भी होंगे। तो लेवल 1 में शुरुआत करते हैं 21वें नंबर क्वेश्चन से। क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि डैश इज द लार्जेस्ट हड़प्पन साइट टिल डेट। वन लाइनर में क्या होता है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन जो फैक्ट बेस्ड होंगे, ठीक है। तो आप इनको आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। आई वुड रिकमेंड की देखो ऐसा है कि बहुत सारे बच्चे ना कहते हैं कि हमें कमेंट बॉक्स में अटेम्प्ट नहीं किया जाता, तो जिनको कमेंट बॉक्स में अटेम्प्ट किया जाता है वो कमेंट बॉक्स में अटेम्प्ट करें। जिनको चैट बॉक्स में, अगर वो प्रीमियर होते वक्त वीडियो देख रहे हैं तो जो चैट बॉक्स में अटेम्प्ट करना चाहते हैं वो चैट बॉक्स में कर लें, लेकिन इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। आप कहीं भी करें, अगर कमेंट बॉक्स में करेंगे तो हमारे लिए क्या सुविधा होगी कि अगर आपने किसी भी क्वेश्चन का गलत आंसर दिया है तो वी कैन एलैबोरेट यू, कि हम आपको बता सकते हैं कि भाई ये क्यों गलत है और सही क्या होगा, ठीक है। अगर चैट बॉक्स में भी देंगे तो भी सही है, वहाँ पे तो एक्सप्लेनेशन में चीज़ें बताई जाती है। तो डैश इज द लार्जेस्ट हड़प्पन साइट टिल डेट। डैश अब तक का, डैश मतलब ऑब्वियसली किसी जगह का नाम होगा, अब तक का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है। ऑप्शन अगर आप देखें तो पहला जो ऑप्शन है ए लोथल, सेकंड राखीगढ़ी, मोहनजोदारो, हड़प्पा। तो आपको अगेन वीडियो को पॉज करना है एंड सोच समझ के अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में, या अगर आप कमेंट बॉक्स में नहीं लिख सकते तो चैट बॉक्स में, लेकिन इट इज इंपॉर्टेंट कि आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। तो होप कि आपने इस क्वेश्चन का जवाब दे दिया होगा। सो अभी चलते हैं एक के बाद एक क्वेश्चंस को एलिमिनेट करते हैं, मतलब ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि डैश इज द लार्जेस्ट हड़प्पन साइट टिल डेट। अभी तक हमने जितनी भी चीजें खोजी हैं, मतलब जितने भी साइट्स को एक्सकैवेट करा है, उसमें डैश यानी कि ये जो जगह है वो सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल माना जाता है। तो क्या ये जगह लोथल है? लोथल के बारे में हमने देखा था कि लोथल वॉज एन इम्पोर्टेंट सिटी, क्योंकि ये पोर्ट सिटी थी, मतलब इसका समुद्री एक्सेस था, यहाँ से सामान जाते थे, बंदरगाह था ये, लेकिन ये छोटा सेटलमेंट। राखीगढ़ी के बारे में अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है। कहा जाता है कि ये सबसे बड़ा साइट निकल जाए, बट ऑफिशियली दिस हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड। अभी तक इसकी घोषणा नहीं की गई है कि राखीगढ़ी सबसे बड़ा हड़प्पा साइट है। सबसे बड़ा हड़प्पन मतलब ये जो पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन का साइट है उसमें से। लेकिन एक्सकैवेशन ऐसा हमें संदेश देते हैं कि शायद राखीगढ़ी सबसे बड़ा हड़प्पा साइट बन सकता है। तीसरा हमारे पास जो ऑप्शन है मोहनजोदड़ो। सो वी ऑल नो कि हु इज द लार्जेस्ट हड़प्पा साइट टिल डेट। मोहनजोदड़ो इज द लार्जेस्ट हड़प्पा साइट टिल डेट। हमने देखा था कि जितनी भी चीजें यहाँ में मिली हैं उतनी चीजें कहीं नहीं मिली। हड़प्पा में हो सकता है और चीजें मिलती अगर हड़प्पा को लूटा ना जाता। तो जब इसको इनिशियली एक्सकेवेट किया गया रेलवे लाइंस बिछाने के समय, तो बहुत सारे लोगों ने ईंटें एंड स्ट्रक्चर्स वगैरह को तोड़ ताड़ के चुरा के ले गए।
तो इसके बारे में बहुत कम चीज़ें भी बची हुई है। होप कि ये शायद सबसे बड़ा हड़प्पा साइट होता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा ना हो सका। सो द करेक्ट आंसर वुड बी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो इज द लार्जेस्ट हड़प्पा साइट टिल डेट, अभी तक। अब कल हो के आज से जब ये वीडियो रिकॉर्ड हुई है, इसके 1.5 साल बाद या 2 साल बाद ऐसी अनाउंसमेंट आ जाए, ऐसी घोषणा आ जाए कि राखीगढ़ी मोहनजोदड़ो से भी ज्यादा बड़ा साइट है, तो अब इस वीडियो के अब इस क्वेश्चन की रेलेवेंस नहीं रहेगी, क्योंकि ये हमने कहा था टिल डेट, अभी तक, आज तक के समय के लिए, एज ऑफ 6 सितंबर 2021। राखीगढ़ी में ऐसे साइंस मिलते हैं कि मे बी प्रोबेबली ये शायद मोहनजोदड़ो से भी बड़ा साइट निकल के आ जाए, लेकिन अभी तक एक्सकेवेशन चली रही है। राखीगढ़ी, धोलावीरा ऐसे जो स्थल में मिले हैं वो अभी हाल ही में मिले हैं, तो इन पे अभी एक्सकेवेशन, खुदाई वगैरह चली रही है, तो इस पे हम कुछ क्लियर नहीं कह सकते। बट द करेक्ट आंसर वुड बी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो इज द लार्जेस्ट हड़प्पा साइट टिल डेट। एंड अगला जो क्वेश्चन है वो और भी इंपॉर्टेंट है कि इस साइट को खोजा कब गया एंड किसने खोजा। द साइट ऑफ मोहनजोदड़ो वाज डिस्कवर्ड बाय, आपको इस क्वेश्चन में केवल ऑप्शंस दिए जाएंगे उन पर्सनालिटीज के जिनके बारे में ये कहा जाता है कि इन्होंने मोहनजोदड़ो को खोजा। आपको इसके अलावा चैट बॉक्स में अगर आप रिप्लाई दे रहे हैं या कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दे रहे हैं, तो ये भी हमें बताना है कि मोहनजोदड़ो को कब खोजा गया, कब मोहनजोदड़ो को ऑफिशियली खोजा गया। ऐसा तो एक्सकेवेशन इससे पहले भी हुए थे, लेकिन ऑफिशियली कब ऐसा खोजा गया जिससे हमें पता चला कि ये हड़प्पा से मिलता जुलता स्थल है। द साइट ऑफ मोहनजोदड़ो वाज डिस्कवर्ड बाय दयाराम सैनी। क्या दयाराम सैनी ने खोजा था, क्या सर जॉन मार्शल ने खोजा था, क्या राखलदास बैनर्जी ने खोजा था, या अलेक्जेंडर कनिंघम ने खोजा था। ठीक है, आप अगेन वीडियो को पॉज करें एंड कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दें कि इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा कि मोहनजोदड़ो को किसने खोजा था, हु डिस्कवर्ड द साइट ऑफ मोहनजोदड़ो। एंड इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि कब ये खोजा गया। तो होप कि आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा, एंड इट इज इंपॉर्टेंट कि आप अटेम्प्ट करें क्वेश्चन को। गलत होना सही होना ये सब खेल के आप कह लें तो ये चीज़ें तो वाजिब है, चलती रहेंगी। गलत होना सही होना, क्वेश्चन गलत भी होंगे सही भी होंगे, बट इट इज इंपॉर्टेंट कि आप जो गेम है उसमें कंटिन्यू करें, आप अटेम्प्ट करें क्वेश्चन को। सो अब एक के बाद एक ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं। सबसे पहले दयाराम सैनी। दयाराम सैनी बहुत एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, इनका बहुत अहम रोल है अगर हम हड़प्पा साइट के एक्सकेवेशन की बात करें। लेकिन इन्होंने किसको खोजा था, इन्होंने हड़प्पा को एक्सकेवेट किया था। ही एक्सकेवेटेड हड़प्पा इन 1920 में। जॉन मार्शल का क्या रोल है, जॉन मार्शल ने जब हड़प्पा मोहनजोदड़ो इन दोनों साइट्स को खोज लिया गया अलग अलग पर्सनालिटीज द्वारा अलग अलग टाइम फ्रेम में, तो इन्होंने सारे ही आर्टिफैक्ट्स मतलब जो भी चीज़ें वहाँ मिली है, कलाकृतियाँ, मूर्तियाँ, इन सबको स्टडी किया एंड देन ही बेसिकली इंट्रोड्यूस्ड द हड़प्पा सिविलाइजेशन इन 1924। उन्होंने पूरे दुनिया को 1924 में बताया कि इंडिया में आज से, मतलब जो हमने कहा था ना कि 600 BC इंडिया में सिविलाइजेशन की शुरुआत की, उसमें उन्होंने कहा कि 600 BC में नहीं, इससे 300 पहले से इंडिया में सिविलाइजेशन थी। यानी कि इंडिया में जब 1924 में अनाउंसमेंट कर रहे थे, उन्होंने कहा कि इंडिया में आज से 5000 साल पहले भी सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी, जो कि प्रोबेबली मेसोपोटामिया, इजिप्ट के कंटेम्प्रेरी तो थी, लेकिन प्रोबेबली वो शायद इससे पुरानी भी हो सकती है। तो बहुत सारे एविडेंस कहते हैं कि ये शायद मेसोपोटामिया से भी पुरानी थी, इजिप्ट के सिविलाइजेशन से भी पुरानी थी। तो जॉन मार्शल का क्या रोल है, ही बेसिकली रिसर्च्ड ऑल द आर्टिफैक्ट्स, ऑल द फाइंडिंग्स, एंड उसके बाद उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। द करेक्ट आंसर वुड बी राखलदास बैनर्जी। राखलदास बैनर्जी हमारे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। इन्होंने सोचा जब 1920 में हड़प्पा को एक्सकवेट किया गया, तो इनके कान में खबर पहुंची कि हड़प्पा के थोड़ी ही दूर पे, जो पाकिस्तान का सिंध था उस जमाने में, तो पाकिस्तान था नहीं, उस जमाने में हिंदुस्तान ही था, पार्टीशन ही हुआ था 1922 की बात करें तो राखलदास बैनर्जी के कानों में ये बात पहुंची कि सिंध में एक जगह है मोहनजोदड़ो करके, वहां पे भी कुछ ऐसी चीजें मिल रही हैं जो हड़प्पा में मिलती हैं। कैसे मिल रही, मतलब लोकलाइट्स जो खुदाई वुदाई करते थे, कभी कभी उन्हें सड़कों पे भी मिल गया, तो वो जब जाके ऑफिसर्स में देते थे तो ऑफिसर्स को समझ नहीं पाते थे कि ये क्या है। तो राखलदास बैनर्जी के दिमाग में जब ये चीज़ पहुंची तो वो सीधे बुढ़िया बिस्तर लेके, हालांकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ऑफिशियल नहीं थे, जैसा हमने देखा था कि दयाराम सैनी के पास पूरी की पूरी लेबर फोर्स थी, क्योंकि दयाराम सैनी एएसआई के खुद ऑफिसर हुआ करते थे, सुपरिटेंडेंट हुआ करते थे, बाद में एएसआई के डायरेक्टर जनरल भी बनते। लेकिन राखलदास बैनर्जी एएसआई से बिलोंग नहीं करते थे, वो एक प्रोफेसर थे हिस्ट्री के, आर्कियोलॉजी के। वो जाते हैं मोहनजोदड़ो को एक्सकेवेट करते हैं, भारी मात्रा में इनको जब एविडेंस मिला, देन ही केम टू द कंक्लूजन कि जो चीजें यहाँ मिली है, जो चीजें हड़प्पा में दयाराम सैनी को मिली थी। अच्छा, राखलदास बैनर्जी ने कब एक्सकेवेट किया, तो ही एक्सकेवेटेड मोहनजोदड़ो इन 1920 में हड़प्पा, उसके ठीक 2 साल बाद मोहनजोदड़ो को 1922 में किया गया एक्सकेवेट। तो राखलदास बैनर्जी ने ये कंक्लूजन निकाला कि जो चीजें यहाँ मोहनजोदड़ो में मिली है उनका कहीं ना कहीं कनेक्शन है हड़प्पा में जो दयाराम सैनी को चीजें मिली है उनसे। फिर ये दोनों चीजें जॉन मार्शल के पास जाती हैं। जॉन मार्शल क्या करते हैं, इन सबसे कंक्लूजन निकालते हैं कि इंडिया में एक सिविलाइजेशन थी जो आज से 5000 साल पहले, अगर 1922 की बात करें, 2000 की बात करें, तो 5000 साल पहले एग्जिस्ट करती थी। एंड इनकी सिविलाइजेशन बहुत ज़्यादा डेवलप थी, ये शायद इजिप्शियन और मेसोपोटामिया से भी पुराने थे, इनके कंटेम्परेरी तो थे ही। एंड लास्ट ऑप्शन इज अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम बेचारे फेल हो जाते हैं, ये इनके पास हड़प्पा की कुछ फाइंडिंग्स तो आती है, लेकिन वो अच्छे से इंटरप्रेट नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते उसको आगे देखेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए इसको पहले ही जाहिर करना सही नहीं होगा। तो दिस वाज द 22nd क्वेश्चन। उसके बाद आगे मूव करते हैं 23rd क्वेश्चन के ऊपर।
पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर वाज नॉट लोकेटेड इन मोहनजोदड़ो, सिटाडल ऑफ मोहनजोदड़ो। सिटाडल क्या था, जो मोहनजोदड़ो की सिटी थी उसको दो पार्ट में बांटा गया था, एक तो हमारा लोअर टाउन हो गया, एक सिटाडल जिसको अपर टाउन कहते थे। जो छोटे मतलब निचले प्लेटफॉर्म पर बना था वो लोअर टाउन था, जो ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बना था दैट वाज अपर टाउन जिसको कहते थे सिटाडल। तो सिटाडल में मोहनजोदड़ो के गढ़ में क्या चीजें स्थित नहीं थी, कौन सा जो जगह था वो स्थित नहीं था। क्या ग्रेट बात यानी कि महान स्नानागार लोकेटेड नहीं था। आपको ना सिटाडल के बारे में जब भी जिक्र आया तो आपको सिटाडल का मैप दिमाग में आना चाहिए कि व्हाट वाज अ स्ट्रक्चर देयर वाज इन सिटाडल की गढ़ में, यानी कि ऊपरी सिटी में, ऊपरी टाउन में, अपर टाउन में कौन कौन से स्थल थे। महान स्नानागार था, अन्न भंडार था, या बाजार चौक था, या पिलर हॉल यानी कि सभागार था। आपको अगेन सोचना, अच्छे से विचार करना, वीडियो को पॉज करना एंड कमेंट बॉक्स में अपने आंसर को देना है। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे एक फिगर को देखना है। ये एक ग्राफिक मैप है, द मैप ऑफ मोहनजोदड़ो। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दिस इज द मैप ऑफ मोहनजोदड़ो एंड ये हमारा लोअर टाउन है, ये हमारा लोअर सिटी है। अगर आप गौर करेंगे तो लोअर सिटी हो चाहे अपर सिटी हो, दोनों को ही किलेबंदी करी गई है, दोनों की फोर्टिफिकेशन करी गई है, वॉल्ड है दोनों, मतलब चारों तरफ से दोनों को दीवार से घेर लिया गया है। अगर आप बात करें द ग्रेट बाथ की तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 11th ऑप्शन में ग्रेट बाथ आता है। ग्रेट बाथ इज लोकेटेड हेयर। तो ग्रेट बाथ तो ऑब्वियसली सिटाडल में ही लोकेटेड है, अपर सिटी में ही लोकेटेड है, अपर सिटी को ही सिटाडल कहते थे। उसके बाद हमारे पास आता है ग्रेनरी। ग्रेनरी वॉज ऑल्सो लोकेटेड बिसाइड द ग्रेट बाथ, यहाँ पे शायद लोकेटेड था, तो ग्रेनरी वॉज ऑल्सो इन द सिटाडल। इसके बाद हमारे पास आता है मार्केट स्क्वायर। मार्केट स्क्वायर का ऑप्शन अगर आप यहाँ देखेंगे 4 हमारे पास यहाँ पे है। मार्केट स्क्वायर वॉज लोकेटेड इन, मार्केट स्क्वायर वॉज लोकेटेड इन द लोअर टाउन। तो ये जो हमारा ऑप्शन है मार्केट स्क्वायर का वो सही हो जाएगा। पिलर्ड हॉल भी हमारे सिटाडल में ही लोकेटेड था। पिलर्ड हॉल का हमने ये देखा है कि उसमें ना 4-5 ऐसे रो बने हुए हैं एंड इनमें शायद पिलर्स को गाड़ा गया होगा। ऐसा लोग मानते हैं कि मोहनजोदड़ो की जो अथॉरिटी है वो यहाँ पे शायद सभा लगाती होगी, दरबार वगैरह लगाती होगी। तो महान स्नानागार हमें सिटाडल मिलता है। अन्न भंडार हमें जो स्तूप है जिनके बारे में कहा जाता है कि शायद ये अन्न भंडार के रूप में काम करते होंगे। तो स्तूपा टाइप का जो स्ट्रक्चर आप देखते हैं मोट, तो उस जमाने में तो बुद्धिज्म था नहीं, तो स्तूपा को शायद किसी स्नानागार मतलब किसी ज्वेलरी को या ग्रेस को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता होगा। तो महान स्नानागार हो गया, अन्न भंडार हो गया, पिलर हॉल हो गया, इन तीनों को ही कहाँ पे पाया जाता है, इन तीनों को हम कहाँ देखते हैं, सिटाडल में देखते हैं। बल्कि जो बाजार चौक है ये हमारा लोअर टाउन में पड़ता है, ये हमारा सिटी में यानी कि जो नीचे सिटी थी लोअर टाउन थी उसमें पड़ता है। सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी बाजार चौक, क्योंकि बाकी जो तीनों ऑप्शन है, बाकी जो तीनों स्ट्रक्चर है वो सिटाडल में अपर टाउन में लोकेटेड है। दैट्स इट इन दिस क्वेश्चन। हमने आपको एक ग्राफिक पिक्चर भी दिखा दिया मोहनजोदड़ो के मैप का। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 24वें क्वेश्चन को। सो द 24th नंबर क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट वाज नॉट ब्यूरिड विद द डेड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, की हड़प्पन सिविलाइजेशन के मृतकों के साथ कौन सी चीजें दफनाई नहीं जाती थी। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इस बात का पता लगाना शुरू किया कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में सोशल डिफरेंसेस कहते थे, यानी कि लोगों में, एक जगह के लोगों में दूसरे जगह के लोगों से क्या असमानता थी, क्या डिफरेंसेस थे, तो उन्होंने जगह जगह के ग्रेव्स को स्टडी करना शुरू किया, मुर्दों को कैसे दफनाया जाता था इस पैटर्न को पढ़ना शुरू किया। तो उसके तहत आपसे ये पूछा गया कि कौन सी चीजें यहाँ पे 4 चीजें मेंशन करी गई है, कौन सी चीजें हड़प्पन सिविलाइजेशन के मृतकों के साथ नहीं दफनाई जाती थी। क्या कॉपर मिरर नहीं दफनाया जाता था, क्या जैस्पर जिसको हिंदी में सूर्यकांत मणि कहते हैं, वैसे कई जैस्पर भी कहते थे, तो क्या जैस्पर नहीं दफनाया जाता था। क्या शेल्डिंग यानी कि शंख के जो छल्ले होते थे वो नहीं दफनाए जाते थे, या हथियार यानी कि वेपन्स नहीं दफनाए जाते थे। आपको अगेन वीडियो को पॉज करना है एंड कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। होप कि आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। अब आंसर की तरफ बढ़ते हैं। जब हमने बेडल्स को पढ़ना शुरू किया, जब आर्कियोलॉजिस्ट ने कब्रों को पढ़ना शुरू किया, कब्रों को रिसर्च करना शुरू किया, तो उन्होंने देखा कि जैसा इजिप्ट में उन्होंने देखा था कि जो कब्र है उनमें बहुत सारे डिफरेंसेस है। जो राजाओं की कब्र है, महारानियों की कब्र है, वो बहुत ज़्यादा बड़ी बनाई गई, ऑब्वियसली वो पिरामिड से बनाई जाती थी एंड उनमें बहुत अथाह मात्रा में धन दौलत भी रखे गए हैं। एंड जो छोटे मोटे लोगों की पिरामिड होती थी उसमें कुछ भी नहीं रखा गया। छोटे मोटे लोगों की पिरामिड में थोड़ी बहुत जो आभूषण वगैरह होती थी वो रखा गया, बाकी कुछ भी नहीं था। लेकिन बाकी जो इलीट्स होते थे उनके साथ बहुत सारी चीज़ें रखी गई, ना केवल उनके आभूषण बल्कि उनके नौकरों को भी वही दफनाया गया। ऐसा वो लोग मानते थे कि ये जब आफ्टर लाइफ यानी कि दूसरी जिंदगी शुरू करेंगे तो इनको नौकर चाकर की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए इनके नौकर चाकर की भी जब मृत्यु होती है तो उनको भी उनके पिरामिड में साथ में दफना दिया जाता था। तो इस पैटर्न को लेकर जब आर्कियोलॉजिस्ट हड़प्पन सिविलाइजेशन के ग्रेव्स को विजिट करते कि कहीं हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के भी ग्रेव से सोशल डिफरेंसेस का पता चले। जैसे इजिप्ट में पता चलता है कि बहुत बड़े पिरामिड है, वहाँ पे अगर बड़े बड़े आभूषणों एंड नौकरों के साथ किसी बड़े पर्सनालिटी को दफनाया गया तो ऑब्वियसली वो एलीट होगा, राजा होगा, रानी होगी, ठीक है। अगर परफ्यूम है और खासा एक लड़कियों की किस्म की ज्वेलरी है तो आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी राजकुमारी की कब्र है या किसी महारानी की कब्र है। तो ऐसी चीज़ें आर्कियोलॉजिस्ट ने सोची कि हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन से भी पता चल सकती है। तो वो जब कब्रों को विजिट करते तो कब्रों में कुछ खास नहीं था, ये बहुत सिंपल कब्र थे, बहुत बेसिक कब्र। यहाँ पे जो मुर्दे होते थे उनके साथ छोटी मोटी आप कहें तो कॉपर मेडल दफनाए जाते थे, जैस्पर टाइप के कुछ छोटे छोटे आभूषण वगैरह दफनाए जाते थे, शेल रिंग्स भी दफनाए जाते थे। लैपिस लजुलाई भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल है, आप
स्क्रीन पर उसकी तस्वीर देख सकते हैं, ब्लू कलर का मटेरियल होता है, ये भी दफनाया जाता है, लेकिन वो भी भारी मात्रा में नहीं। तो ये जो 3-4 चीज़ें हैं वो थोड़े थोड़े मात्रा में दफनाई जाती थी और लगभग सारी ही ग्रेव्स में दफनाई जाती थी। तो ऐसा नहीं है कि एक ग्रेव में ज़्यादा आभूषण है, एक में कम है। जो चीज़ें एक ग्रेव में दफनाई गई हैं वही चीज़ें दूसरे ग्रेव में भी दफनाई गई हैं। तो हमें ग्रेव से जो सोशल डिफरेंस है उसका पता नहीं चलता है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के ग्रेव्स में नहीं दफनाई गई थी मुर्दों के साथ, दैट वाज वेपन्स। हथियारों को नहीं दफनाया गया था। ऐसा माना जाता है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में लोग रह रहे थे वो बहुत अमन पसंद लोग थे, बहुत पीस लविंग लोग थे, ठीक है, क्योंकि हमें कहीं भी हथियार का, हेवी तलवारों का जिक्र नहीं मिलता। प्रोबेबली ये शायद कोई लड़ाई भी नहीं लड़ते होंगे। हमने देखा था कि जो मेसोपोटामिया में अलग अलग सिविलाइजेशन आती है तो वो तलवार की नोक पे स्थापित करी जाती है, लेकिन यहाँ पे पीस लविंग पीपल दे वर, एंड ये लोग ट्रेड पे ज़्यादा फोकस करते थे। इंस्टेड ऑफ वॉरफेयर वो ट्रेड पे यानी कि व्यापार पे ज़्यादा फोकस करते थे। तो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी वेपन्स, क्योंकि कॉपर मिरर को भी दफनाया गया है, जैस्पर को भी दफनाया गया है। कॉपर मिरर की तस्वीर आ रही होगी आपके सामने स्क्रीन पे। शिल्डिंग को भी दफनाया गया है, लेकिन वेपन्स को, हथियारों को मुर्दों के साथ नहीं दफनाया गया है। उसके बाद 25वें क्वेश्चन पे अगर आए, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश वॉज द लग्जरी ऑब्जेक्ट फॉर द हड़प्पन्स, की हड़प्पा वासियों के लिए डैश यानी कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये विलासिता की वस्तु थी, लग्जीरियस ऑब्जेक्ट थी। तो हेयर वी हैव द ऑप्शन पॉट्स ऑफ फैंस यानी कि फैंस के बर्तन, पुराण यानी कि चक्कियाँ अगर आप गाँव देहात में जाएंगे तो उसे जात कहते हैं। पुराने ज़माने में जब ग्राइंडिंग नहीं हुआ करती थी या बड़ी बड़ी मिलें नहीं थी, तो जो घरों की महिलाएं हैं वो गेहूं को खुद से ही जात के थ्रू पीस के उसे आटा बनाती थी। तो कर्न्स, क्या ये लग्जरी ऑब्जेक्ट है? निडल यानी कि सुई, क्या ये लग्जरी ऑब्जेक्ट है? जो पॉटरी होते थे, जो मिट्टी के बर्तन होते थे, क्या ये लग्जरी ऑब्जेक्ट है? तो आपको इन चारों ऑप्शन को अच्छे से गौर से देखना है एंड फिर आपको कमेंट बॉक्स में हमें आंसर बताना है। अगर आप चैट बॉक्स में भी बता सकते हैं, अगर आप कमेंट बॉक्स में आंसर देने में कंफर्टेबल नहीं है तो, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि आप कमेंट बॉक्स में आंसर दें। तो आप पहले वीडियो को पॉज करें एंड इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। तो होप कि आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया होगा। अब एक के बाद एक करके एनालाइज करते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि लग्जरी ऑब्जेक्ट में मिट्टी के बर्तन तो नहीं आ सकते। लग्जरी ऑब्जेक्ट में कैसे ऑब्जेक्ट आएंगे? आपको सोचिए हमारे पास अभी कौन कौन सी लग्जरी ऑब्जेक्ट होती है। लेट्स सपोज अगर लग्जरी ऑब्जेक्ट की बात करें तो हमने देखा कि बुगाती लग्जरी ऑब्जेक्ट है या आईफोन लग्जरी ऑब्जेक्ट है। तो आईफोन, बुगाती, ये सारी जितनी भी चीज़ें लग्जरी आइटम्स इसलिए हैं क्योंकि या तो ये रेयर मटेरियल से बनती है, ऐसे मटेरियल जो बहुत रेयरली पाए जाते हैं, या ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से बनती है, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, या ये ऐसी चीज़ों से मिलती है जो लोकल जगहों पे पाया जाता है। जैसे लैपिस lazuli एक बहुत इंपॉर्टेंट आभूषण होता था जो केवल शॉर्टों में पाया जाता था। तो वो इसलिए ज़्यादा फेमस था, इसलिए ज़्यादा महंगा था क्योंकि वो केवल शॉर्टों में मिलता था और कहीं नहीं मिलता था इंडस वैली सिविलाइजेशन। ऐसे ही अगर आईफोन की बात करें तो वो जो उसको बनाने का जो प्रोसेस है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो इस कॉम्प्लेक्सिटी ने उसके दामों में इजाफा किया, उसकी वैल्यू में इजाफा किया। एंड अगर रेयर ब्रीड की बात करें तो जो रेयर मटेरियल मिलता है, जैसे केसर बहुत ज़्यादा महंगा है। केसर आप एक मसाला होता है, इंग्रेडिएंट्स होता है, वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद मसाला होता है, तो वो बहुत ज़्यादा महंगा इसलिए माना जाता है क्योंकि बहुत रेयर है, उसकी खेती ज़्यादा नहीं करी जाती। तो अगर हमें लग्जरी ऑब्जेक्ट को पता करना है तो या तो वो रेयर मटेरियल से बने होंगे या उनको बनाने का जो प्रोसेस होगा बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो ऑब्वियसली मिट्टी के बर्तन तो रेयर मटेरियल से बनते हैं, नहीं इनको बनाना बहुत मुश्किल है, तो ये तो कभी भी लग्जरियस ऑब्जेक्ट नहीं हो सकते। सिमिलरली जो सुई है, उस जमाने में मेटल की सुई नहीं, ज़्यादातर पत्थर की सुई या कॉपर की सुई हुआ करती थी। मेटल के नाम पर उस जमाने में कॉपर ही ज़्यादा यूज होता था, कॉपर और ब्रॉन्ज, ठीक है। ब्रॉन्ज इज एलॉय, लेकिन वो लोग यूज करना जानते थे। इसके अलावा गोल्ड भी होता था, लेकिन गोल्ड वॉज एक्सट्रीमली लग्जरियस, बहुत कम लोगों के पास होता था, जिसको कॉमन यूज के लिए बहुत कम लोग इस्तेमाल करते थे, कोई नहीं इस्तेमाल करता था। तीसरा जो ऑप्शन है, तो सुई को भी हमने डिस्कार्ड कर देना। तीसरा जो ऑप्शन है चक्कियाँ मतलब ये जो आटा बनाने के लिए, गेहूं से आटा पीसने के लिए, मसालों को पीसने के लिए। तो ऑब्वियसली आप सोचो जो भी लग्जरियस गुड्स होंगे उनको डेली यूज पे तो नहीं इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब आपके घर में जो भी यूटेंसिल्स है, जो भी बर्तन है, वो बहुत नॉर्मल डेली यूज में आज काम आते हैं। तो ऑब्वियसली आप जो बर्तन है उनको हीरे का तो बनवाएंगे नहीं, सोने का तो बनवाएंगे नहीं, वो स्टील के होंगे, ग्लासेस के होंगे, लेकिन हीरे सोने के तो हो नहीं सकते। तो इसीलिए चक्कियाँ भी डेली यूज में काम आती होंगी, तो इसको भी हम, एंड लग्जरियस ऑब्जेक्ट डेली यूज में नहीं काम आते थे, उनको कभी कभी उनकी जरूरत पड़ती थी, एंड उनको बहुत रेयर मटेरियल से बनाया जाता था या कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के थ्रू बनाया जाता था। तो चक्कियाँ भी यहाँ पे डेली यूज में आती है, तो इनको भी डिस्कार्ड कर सकते हैं कि ये भी लग्जरियस ऑब्जेक्ट कैटेगरी में नहीं आती। फैंस एक खास प्रकार का मटेरियल होता था जो बहुत रेयर था, एंड फैंस से बर्तनों को बनाना बहुत मुश्किल था। तो ये जो फैंस होते थे इनको हम लोग कह सकते हैं कि ये विलासिता की वस्तु माने जाते थे। सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी द पॉट्स ऑफ फैंस। तो ये हमारा, इसके अलावा कौन कौन से लग्जरियस गुड्स हैं, तो गोल्ड एक लग्जरियस गुड्स होता था, लैपिस lazuli एक एग्जांपल है लग्जरियस गुड्स का। तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो, इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन भी मिलेगा आपको। तो दैट वाज इन द 25th क्वेश्चन। सो जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, दैट इज 26 नंबर क्वेश्चन, कि विच ऑफ दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सिटाडेल एट लोथल, कि इनमें से कौन लोथल के गढ़ की बात की जा रही है, मोहनजोदड़ो के गढ़ की नहीं बात की जा रही। जब हमने मोहनजोदड़ो के सिटाडेल को पढ़ा था तो वहाँ पे लोथल के सिटाडेल के बारे में भी एक सोर्स दिया हुआ था। तो आप कभी भी सोर्सेज को मिस ना करें, जो पिक्चर्स बताए जाते हैं उनको अच्छे से देखें, क्योंकि इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहाँ लोथल के गढ़ की विशेषता के बारे में कुछ पॉइंट्स दिए गए, आपको बताने की कौन से पॉइंट इसमें से सही है। क्या लोथल के गढ़ में बहुत छोटे छोटे वॉल थे या बहुत हाई वॉल थे, बहुत ऊंची दीवारें थी? क्या लोथल का गढ़ उच्चतम
प्लेटफॉर्म पे निर्मित था, मतलब हाई प्लेटफॉर्म पे निर्मित था, या लोथल का गढ़ नदी से अलग, अवे फ्रॉम रिवर। इन चारों में से कौन सा ये ऑप्शन हो सकता है? आपको अगेन गौर करना। आई एम श्योर कि बहुत कम लोग इस क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे सही से, लेकिन आई वुड रिकमेंड कि आप इसको अटेम्प्ट जरूर करें। एंड इस बात को जरूर ध्यान में रखें कि केवल जो चैप्टर के बीच का पार्ट है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके अलावा जो नीचे सोर्सेज दिए रहते हैं उनको भी आपको पढ़ना और समझना जरूरी है। सो लेट्स अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। होप कि आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। अब एक के बाद एक करके ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं। जब लोथल के गढ़ के बारे में हमने देखा था तो वहां पे देखा था कि लोथल के गढ़ को ऊंचे प्लेटफॉर्म पे बसाया तो गया था, लेकिन वहां पे दीवारें नहीं थी, उसको वॉल्ड नहीं किया गया था, फोर्टिफाई नहीं करा गया था। तो नीची दीवारों एंड ऊंची दीवारों का कॉन्सेप्ट यहाँ पे हट जाता है। नीची दीवारों एंड ऊंची दीवारों, जब दीवार है ही नहीं तो दीवार ऊंची नीचे कैसे हो सकती? तीसरा जो ऑप्शन है दैट विल बी द एप्रोप्रिएट, क्योंकि जो लोथल का गढ़ था वो उच्चतम प्लेटफॉर्म पे निर्मित था, क्योंकि ऑब्वियसली होगा कि दूसरे डायरेक्ट तो ऑब्वियसली उसको ऊपरी प्लेटफॉर्म पे बनाते थे, छोटे प्लेटफॉर्म पे तो लोअर टाउन को बसाते थे। तो दिस विल बी द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। एंड नदी से दूर, इसका कोई एविडेंस हमें बताई नहीं गया किताब में। वैसे भी जो लोथल था वो कोस्टल सिटी थी, तो यहाँ पे नदी शायद ही बहती होगी। तो द ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर कि ये हाईएस्ट प्लेटफॉर्म पे बिल्ड था, ये ऊंचे प्लेटफॉर्म पे बना हुआ था, लोथल का सिटाडेल था। ना ही इसकी वर्ल्ड फोर्टिफिकेशन करी गई थी, तो हाई वॉल और लो वॉल्स का तो कॉन्सेप्ट यहीं पे खत्म हो जाता। सो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 27वें क्वेश्चन को। होप कि आपने अभी तक 26वें क्वेश्चन तक 6.5 क्वेश्चन पर अटेम्प्ट किया होगा। व्हाट वाज द स्टैंडर्डाइज्ड रेशियो ऑफ ब्रिक्स इन हड़प्पन सिविलाइजेशन? की हड़प्पा सभ्यता में ईंटों का मानकीकृत अनुपात क्या था? हमने देखा था कि ईंटों का ना एक फिक्स रेशियो होता था, एक फिक्स रेशियो पे ईंटें बनाई जाती थी, चाहे वो शॉर्तुगे में बनाई जा रही हो या कालीबंगा में बनाई जा रही हो या मोहनजोदड़ो में बनाई जा रही हो। तो क्या वो अनुपात क्या था? ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इनमें आप कुछ एलिमिनेट नहीं कर सकते। ये चीज़ें अगर आपके जहन में है तभी आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप इसे बिना सोचे समझे अटेम्प्ट करेंगे तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज तुक्का। तो क्या वो रेशियो 1:3:6 था? क्या वो अनुपात 1:2:4 था, या 1:1:3 है, या 1:2:3, यानी कि 1:3, 1:1:3, 1:2:4? तो इन चारों में से क्या सही ऑप्शन है? आपको वीडियो को पॉज करना है, कमेंट बॉक्स में हमें बताना है। तो होप कि आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा, या तो कमेंट बॉक्स में या चैट बॉक्स में। तो एक्चुअली इसका जो सही आंसर है वो होगा 1:2:4। हड़प्पन्स क्या करते थे? बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन थे। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ ना ईंटों को जो बनाना है, ईंटों से बहुत चीज़ें बनाई जाएंगी, ड्रेनेज बनाए जाएंगे, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी, घरों को बनाया जाएगा, मार्केट बनाया जाएगा। इसलिए ईंटों को हमेशा एक स्टैंडर्डाइज रेशियो में रखना है, दैट विल बी 1:2:4। एंड ये रेशियो क्या दिखाता है? ये रेशियो है हाइट इज टू ब्रेथ इज टू लेंथ, यानी कि ऊंचाई अनुपात चौड़ाई अनुपात लंबाई का रेशियो है। यानी कि अगर ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है तो चौड़ाई हमारी 4 सेंटीमीटर होगी, लंबाई हमारी 8 सेंटीमीटर होगी। अगर ऊंचाई हमारी 3 सेंटीमीटर है तो चौड़ाई हमारी 6 सेंटीमीटर होगी, लंबाई हमारी 12 सेंटीमीटर होगी। इस बात को आप बिल्कुल भी ना माने कि साइज एक होते थे, साइज वेरी कर सकते हैं। जैसा हमने देखा कि कहीं कहीं ईंट 2 सेंटीमीटर की भी हो सकती है ऊंचाई, कहीं कहीं 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली भी ईंट हो सकती है, ठीक है। तो फिर चौड़ाई कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर एंड लंबाई 8 सेंटीमीटर। कहीं कहीं 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर का भी डायमेंशन हो सकता है। डायमेंशन अलग अलग हो सकता है, लेकिन रेशियो वही रहेगा। आप समझे, अगर 4 सेंटीमीटर का हाइट लेते हैं तो 8 सेंटीमीटर की चौड़ाई एंड लेंथ आपकी फिर हो जाएगी 16 सेंटीमीटर। साइज वैरी कर सकता है, साइज हमारे डिमांड के ऊपर, रिक्वायरमेंट के ऊपर वैरी कर सकता है, लेकिन रेशियो वही रहेगा। रेशियो वही रहेगा चाहे वो कहीं भी बने। एंड अगर एक ही शहर में बन रहा है वहाँ पे तो साइज भी एक रहता था। अगर केवल मोहनजोदड़ो में बन रहा है तो वहाँ पे साइज भी अगर 2:4:8 के रेशियो बनाते थे तो 2:4:8 के रेशियो में ही बनाएंगे। एक्चुअली अंत में क्या होता है? 4:8:16 भी तो 1:2:4 के रेशियो में आ ही सकता है। 4×2 8, 4×16। तो ये जो स्टैंडर्डाइज रेशियो था वो पूरे थ्रू आउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन, थ्रू आउट द हड़प्पन सिविलाइजेशन फॉलो किया जाता था। एंड इनके लिए खास बात है ही ये चीज़ कि ये ना बहुत डिसिप्लिन्ड सिविलाइजेशन थी एज कम्पेयर टू एनी सिविलाइजेशन दैट हैव एवर ऑकर्ड इन दिस वर्ल्ड। ये बहुत डिसिप्लिन थे। चाहे हमने देखा था प्लेटफॉर्म को बसाने के बाद कि वो एक सिटाडेल बनाते थे जिसका एरिया छोटा होता था लेकिन उसकी हाइट बड़ी होती थी, एंड एक बहुत बड़ा लोअर टाउन बनाते थे जिसकी एरिया बड़ी होती थी, हाइट छोटा होता था। ये बसाने की जरूरत क्यों पड़ती थी? क्योंकि उन्होंने कहा कि एक यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म बनाएंगे, उसके ऊपर सबको अपना घर बनाना है। क्योंकि आज के ज़माने में जब आप देखेंगे तो बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स बनाई जाती है उनका जो फाउंडेशन ही है वही 8-10 मंजिला होता है। तो इससे क्या होगा कि आसपास में अगर कोई सिंपल 2-4 मंजिल के घर बने हैं उनको दिक्कत होगी, ड्रेनेज में दिक्कत होगी, उनके घरों में पानी लगना शुरू होगा, या घरों के दीवारों के टूटने का सिलसिला शुरू होगा। लेकिन हड़प्पन ने कहा कि किसी भी आदमी को इस दिक्कत का सामना न करना पड़े, इसीलिए हम लोग एक यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म बना के देते हैं। अगर आप इंडिया में कहीं जाएंगे जहाँ पे अभी नई अर्बनाइजेशन हो रही है तो वहाँ पे लोग खुद से मिट्टी वगैरह बढ़ा के घर बनाते हैं। तो अगर मेरे पास ज़्यादा पैसा तो मेरी थोड़ी ज़्यादा हैसियत है तो मैं ज़्यादा मिट्टी भरा हुआ घर बनाऊंगा, एंड आप थोड़ा सा
ऊंचाई आपकी कम होगी, थोड़ी सी हाइट आपकी कम होगी, जो प्लेटफॉर्म बचेगा आपका। लेकिन हड़प्पन सिविलाइजेशन वाले लोग कहते थे कि हमने खुद आपके लिए प्लेटफॉर्म बना दिया है, अब आप इसके ऊपर जो भी बनाना बनाओ। इससे ना तो ड्रेनेज की प्रॉब्लम होगी, अगर ड्रेनेज की प्रॉब्लम नहीं है, जल निकासी की समस्या नहीं है, तो महामारी भी नहीं फैलेगी, अगर महामारी नहीं फैलेगी तो पॉपुलेशन बहुत अच्छे से रहेगी। सो दैट वाज द डिसिप्लिन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा खास माना जाता है, इसीलिए इसके शहरीकरण के बारे में बहुत ज़्यादा प्रशंसा करी जाती है। नाउ कमिंग टू द 28th नंबर क्वेश्चन, 28वां क्वेश्चन हमारा क्या है, द एविडेंस ऑफ डैश हैज नॉट बीन फाउंड इन द हाउस ऑफ मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के घरों के डोमेस्टिक आर्किटेक्चर के बारे में आपने पढ़ा था कि घरों में कर्टयार्ड होते थे, ये होता था, वो होता था। आपको बताना है कि किस चीज़ का एविडेंस, किस चीज़ का जो प्रमाण है मोहनजोदड़ो के हाउसिंग में हमें नहीं मिला, मोहनजोदड़ो के डोमेस्टिक आर्किटेक्चर में नहीं मिला है। तो क्या बाथरूम का एविडेंस नहीं मिला है, या कर्टयार्ड का नहीं मिला, या स्टेयरकेस यानी कि सीढ़ियों का नहीं मिला, या टॉयलेट यानी कि शौचालय का नहीं मिला। अगेन आपको क्या करना, वीडियो पॉज करना है एंड कमेंट बॉक्स में, या अगर आप कमेंट बॉक्स में कंफर्टेबल नहीं है तो आप चैट बॉक्स में भी जवाब दे सकते हैं, जवाब देना आपको। सो होप कि आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। अगर आपने नहीं अटेम्प्ट किया तो अभी टाइम है, अभी अटेम्प्ट करें, बिकॉज दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट कि आप गलत बताते हैं सही बताते हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि आप इतना अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। जो फाइटिंग स्पिरिट है वो कभी भी डाउन नहीं होनी चाहिए। तो जो मोहनजोदड़ो के डोमेस्टिक आर्किटेक्चर के बारे में आपने पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास मोहनजोदड़ो का एक हाउस का लेआउट है। लेआउट मतलब जब प्लानिंग करते हैं हम किसी घर की, तो जो पहला स्ट्रक्चर बनाते हैं कॉपी पेज पे, जो आर्किटेक्चर बनाते हैं, आर्किटेक्ट्स वगैरह बनाते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चर है घर का एक। तो इसमें आप देखेंगे दिस इज द मेन एंट्रांस एंड ये हमारा कर्टयार्ड हो गया आंगन टाइप का। तो कर्टयार्ड तो था, तो इस ऑप्शन को ऐसे ही डिस्कार्ड कर देंगे, कर्टयार्ड का एविडेंस मिलता है। फिर बाथरूम का भी एविडेंस मिलता है, तो इसको भी हम लोग कट कर देंगे। स्टेयरकेस यानी कि सीढ़ियाँ भी आप यहाँ पे अगर देख सकते हैं स्क्रीन में, तो एक सीढ़ी यहाँ पे और एक सीढ़ी यहाँ पे है, तो स्टेयरकेस भी है। तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, टॉयलेट, क्योंकि टॉयलेट का एविडेंस हमें डोमेस्टिक आर्किटेक्चर में नहीं मिला। बाथरूम हर एक घर में होते थे, आंगन हर एक घर में हुआ। स्टेयरकेस यानी कि चूंकि घर जो बनाए जाते थे वो मल्टी स्टोरी बनाए जाते थे, तो सीढ़ियों की आवश्यकता पड़ेगी, तो सीढ़ी के भी एविडेंस हमें मिले, लेकिन टॉयलेट के एविडेंस नहीं मिला। अब आपने कहीं की सुना होगी हड़प्पा सभ्यता में ना, कहीं हमने एक गोल पिट टाइप का देखा, पिट मतलब गड्ढा टाइप का देखा, सिलेंड्रिकल पिट टाइप का। एंड ऐसा लोग मानते हैं सिलेंड्रिकल पिट पे अंदर ना दो पत्थर रखे हुए थे, जैसा जो इंडियन बाथरूम का सीट होता है वैसा टाइप का लग रहा है वो। एंड बहुत सारे लोग का ये मानना है कि प्रोबेबली ये शायद ना उनका टॉयलेट रहता होगा, लेकिन हमने जो उस पिट के एविडेंस खोजे हैं कहीं पे, तो वो घरों के अंदर नहीं मिले, घरों से बहुत दूर मिले हैं। प्रोबेबली ऐसा होता होगा कि हड़प्पन शायद सामूहिक शौचालय में बिलीव करते होंगे, वो लोग सामूहिक एक शौचालय बनाते होंगे, 3-4-5 ऐसे पिट्स, एंड उसमें वो लोग ज़्यादा करते होंगे। लेकिन हमें डोमेस्टिक आर्किटेक्चर में मतलब घरों के अंदर ऐसे टॉयलेट्स वगैरह के कोई भी एविडेंस नहीं मिले हैं। अगर होता तो ऑब्वियसली उसको ड्रेनेज से कनेक्ट किया ही जाता, तो ऐसा हमें कहीं भी देखने को नहीं मिला। लेकिन हालांकि बहुत सारे इतिहासकार, हमने कहा ना कि वो जो पिट है, जो सिलेंडर का पिट है, उसको लोग मानते हैं कि वो शायद टॉयलेट हो सकता है, लेकिन वो भी घरों में नहीं पाए जाते थे, वो घरों से बहुत दूर पाए जाते थे। तो द टॉयलेट विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसका एविडेंस हमें मोहनजोदड़ो के डोमेस्टिक आर्किटेक्चर से नहीं मिला। मतलब उसको पढ़ने के बाद घर कैसे बनाए जाते थे, क्या क्या चीज़ें होती थी, जब हमने सारी चीज़ों पर रिसर्च करा, देन वी कम टू द कंक्लूजन कि टॉयलेट घरों में नहीं होते थे। उसके बाद 29th नंबर क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है वन लाइनर का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ड्रेनेज सिस्टम इज इनकरेक्ट, की जल निकासी प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। 4 कथन दिए जाएंगे, आपको बताने कि कौन सा कथन गलत है। क्या जो नालियां हैं वो छोटी बस्तियों में नहीं बनाई जाती थी, पहला स्टेटमेंट। आपको पता करना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है, विच इज करेक्ट, विच इज इनकरेक्ट। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि घरों के बनाने से पहले नालियों को बनाया जाता था। तीसरा स्टेटमेंट क्या है कि लोथल में जली हुई ईंटों से, मतलब पक्की ईंटों से, इससे नालियां बनाई गई हैं। या चौथा स्टेटमेंट है इनमें से कोई नहीं। अगर ऊपर के तीनों ही स्टेटमेंट सही है, कोई भी गलत नहीं है, तो आपको चुनना पड़ेगा क्या, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। एंड अगर इन तीनों में से कोई गलत है तो आपको उसको चुनना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक से शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने देखा था क्या कि छोटी बस्तियों में नालियां नहीं बनाई गई थी। ये जो स्टेटमेंट है ये एकदम गलत है, क्योंकि जब हमने ड्रेनेज में देखा था तो वाई वी कॉल इट हड़प्पा सिविलाइजेशन को हम लोग इतना मॉडर्न क्यों मानते हैं, क्योंकि उन्होंने अर्बनाइजेशन को बहुत सीरियसली लिया था। उन्होंने नालियां बनानी हो या टाउन प्लानिंग करना हो, वो बड़े शहर में भी करते थे, छोटे शहर में भी करते थे। तो नालियों के एविडेंस ना केवल हमें बड़े शहर जैसे मोहनजोदड़ो में मिला है, बाकी लोथल, कालीबंगा, धोलावीरा जैसे छोटे छोटे सेटलमेंट्स में भी हमें नालियों के अवशेष मिले। तो ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है, पहला ए स्टेटमेंट गलत हो गया। इसके बाद देखते हैं कि और कौन कौन सा स्टेटमेंट गलत हो सकता है। दूसरी चीज क्या है कि ड्रेन्स वेयर मेड बिफोर द हाउसेस वेयर मेड, कि घरों से पहले नालियों को बनाया गया। अब इसको समझते हैं। हमने देखा था कि जो घर बनाए जाते थे, जैसे सिटी है, तो ये एक सिटी का लेआउट है। सिटी में क्या होता था ना कि ये हमने 1-2 मेन रोड निकाल लिया, ठीक है, बीच से, ठीक है। इन मेन रोड से बहुत सारी स्ट्रीट्स कनेक्टेड थी, बहुत सारी स्ट्रीट्स, छोटी छोटी गलियां, एंड इन गलियों के आसपास घर होते थे।
तो हड़प्पन ने बहुत प्लान्ड वे में एक तो टाउन प्लानिंग पहले करी एंड बहुत प्लान्ड वे में उसको इम्प्लीमेंट भी करा। पहले वो रोड बनाया कि वो ग्रिड पैटर्न पे, ये जो आप देख रहे हैं वो ग्रिड पैटर्न पे रोड है, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहा। तो यहाँ पे वो लोग पहले रोड बनाते थे, फिर उसके बाद स्ट्रीट्स ले डाउन करते थे। स्ट्रीट्स को ले डाउन करने के बाद जैसा मान लीजिए ये एक स्ट्रीट हो गई, तो स्ट्रीट्स के किनारे ड्रेनेज बनाए जाएंगे एंड फिर ड्रेनेज के बाद हाउसेस बनाए जाएंगे, यानी कि नालियों के बाद घरों को बनाया जाता था। क्यों? क्योंकि हर एक घर से नालियों का कनेक्टेड रहना जरूरी है। अगर पहले ही हम घर बना लेंगे तो नालियां बनाने में दिक्कत आएगी। सो पहले वो रोड बनाते थे, फिर ड्रेन्स बनाते थे, देन घरों को बना के हर एक घर के किचन और बाथरूम को नाली से यानी कि ड्रेन से कनेक्ट करते थे। सो घरों से पहले नालियों को बनाया जाता था। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसके बाद लोथल में जब हमने देखा, ड्रेनेज के बारे में पढ़ा, तो व्हाट वी सॉ देयर कि हमने वहाँ देखा कि लोथल में जो नालियाँ हैं वो पक्की ईंटों से बनाई जा रही है। खास तौर पे जो बेस है इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि चूंकि नालियों में पानी बहुत ज़्यादा फ्लो होगा, इन पानी फ्लो होने से क्या होता है, कमज़ोर होती जाएंगी धीरे धीरे जो स्ट्रक्चर है, संरचना है। इसलिए जो पक्की ईंट है अगर उससे बनाई जाए चीज़ें तो मजबूत ज़्यादा दिनों तक सर्वाइव कर पाएंगी, ड्यूरेबल हो पाएगा। तो उन्होंने जली ईंटों से नालियों को बनाया। हालांकि जली ईंटों का उतना उपयोग होता नहीं था, घर भी वो लोग मड ब्रिक से बनाया करते थे, कच्ची ईंटों से। लेकिन लोथल में फिर भी नालियों को पक्की ईंटों से बनाया गया। हाँ, हालांकि ऊपर जो कवरिंग थी वो मड ब्रिक से की गई, कच्ची ईंटों से की गई, ताकि जो इसलिए कच्ची ईंटों से क्योंकि जो कवरिंग से उनका काम क्या, जब साफ सफाई करना हो तो उसको निकाल के साफ सफाई की जा सके। तो दिस स्टेटमेंट विल बी द इनकरेक्ट एंड इसीलिए हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ही हमारा सही आंसर होगा। इनमें से कोई नहीं तो होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें तो एक स्टेटमेंट गलत है, तो ये तो ऐसे डिस्कार्ड हो गया। तो दिस वाज अ सिनेरियो। अब चलते हैं एमसीक्यू सीरीज के जो दूसरा वीडियो है, उसमें जो लेवल 1 है हमारा वन लाइनर क्वेश्चन, तो उसके आखिरी क्वेश्चन पे 13 नंबर क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ वेल्स इन द मोहनजोदड़ो वाज अबाउट कि मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या कितनी थी। अब देखिए अगेन जैसा हमने रेशियो देखा था 1:2:4 या 1:3:6, जैसा वो फैक्चुअल क्वेश्चन था वैसे ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन। इसमें आप कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते। सीबीएसई या किसी भी बोर्ड ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछती ही है जिनमें आप ऑप्शंस को एलिमिनेट नहीं कर सकते। इसमें अगर आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं तो इसको हम लोग तुक्का लगाना बोलते हैं। तुक्का लगाना, हमें कुछ भी नहीं आता, हम लोग बस तुक्का लगा रहे हैं। तुक्का लगाना तब नहीं हुआ जब आपको कुछ तो आता है इसमें। जैसा आपको नहीं पता कि इन चारों में से कौन सा नंबर है आंसर, 1000, 200, 300, 700 कुछ भी हो सकता है। हमारे पास कोई एक सब्सटैंशियल रीजन नहीं, कोई ठोस रीजन नहीं कि हम 300 को एलिमिनेट करें या 700 को एलिमिनेट करें या 200 को एलिमिनेट करें या 1000 को एलिमिनेट करें। तब अगर हम इस क्वेश्चन को बिना सोचे समझे अटेम्प्ट करेंगे, दैट विल बी कंसीडर्ड एज तुक्का। लेकिन ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन में ट्रिक यही है कि आपको किताबों को पढ़ के जाना, नहीं तो ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन आपसे मिस हो जाएंगे। तो अगेन जब आपने मोहनजोदड़ो में देखा था तो व्हाट वी हैव सीन, आपको सबसे पहले क्या करना है, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई देना कि क्या इसका उत्तर हो सकता है 30। वीडियो पॉज करें या तो कमेंट बॉक्स में दे या चैट बॉक्स में दे, जहां आपकी मर्जी, जहां आप कंफर्टेबल हो। कमेंट बॉक्स मैंने बता ही दिया कि आप अगर कमेंट बॉक्स में देंगे तो इट विल बी इजी फॉर अस कि हम आपके प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकें कि भाई आपने कितना सही करा है, कितना गलत करा। तो होप कि आपने जवाब दे दिया होगा कमेंट बॉक्स में या चैट बॉक्स में। अब आते हैं मोहनजोदड़ो के डोमेस्टिक नीड के ऊपर। घरेलू डिमांड क्या थी वाटर को लेके? तो घरेलू डिमांड वही होगी भाई, जैसे कपड़ा वपड़ा धोना होता है, खाना पीना बनाने के लिए। एंड डिमांड को फुलफिल कैसे किया जाता था? तो मोहनजोदड़ो में जो डोमेस्टिक वाटर कंजप्शन होता था वो कुएं के थ्रू होता था, वेल्स के थ्रू होता था। वहाँ पे कोई पॉन्ड्स या रिजर्वायर नहीं बनाए जाते थे। मेजॉरिटी ऑफ सिटीज़ में पॉन्ड्स और रिजर्वायर बनाने का केवल एग्रीकल्चर पर्पस ही होता था, बाकी डोमेस्टिक कंजप्शन के लिए हमेशा से कुएं ही बनाया गया। आज भी अगर आप 25-30 साल पीछे जाएंगे एंड इंडिया के रूरल इलाकों को विजिट करेंगे तो आपको बहुत सारे कुओं के अवशेष अभी भी देखने को मिलेंगे। तो डोमेस्टिक कंजप्शन के लिए, खाना वगैरह बनाने के लिए कुओं का ही मतलब वेल्स का ही पानी आता था, कुएं का ही पानी आता था। तो मोहनजोदड़ो में भी बहुत ज़्यादा कुएं बनाए गए थे। एंड मोहनजोदड़ो वाले बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड थे। वो क्या करते थे, अपने जो घर के आगे कुएं बनवाते थे तो वो मेन एंट्रेंस के बगल में बनवाते थे। क्यों? क्योंकि कोई मुसाफिर अगर उधर से निकलेगा तो वो बिना किसी हेजिटेशन के पानी पी सके। अगर वो अंदर बनाते तो उस मुसाफिर को अंदर आके मांग के पीना पड़ता। उन्होंने मेन एंट्रेंस के बगल में ही बना दिया कि कोई भी आके आसानी से अपना पानी पी के निकल जाए। तो टोटल जो संख्या थी मोहनजोदड़ो में कुओं की, वो माना गया कि दैट वाज अबाउट 700। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन, इसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। एंड कुएं क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि डोमेस्टिक वाटर कंजप्शन के लिए वेल्स का ही इस्तेमाल किया जाता था, कोई पॉन्ड्स या रिजर्वायर उस जमाने में नहीं यूज़ किए जाते थे। सो दीज वर द क्वेश्चंस इन लेवल 1। अब हम चलते हैं लेवल 2 के क्वेश्चंस को देखते हैं। उसमें चूज द करेक्ट ऑप्शन वाला क्वेश्चन होगा, इमेज बेस्ड क्वेश्चन होगा, बहुत सारी चीज़ें आगे आपको देखने को मिलेंगी। शुरुआत करते हैं लेवल 2 के 31वें क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सिटी ऑफ मोहनजोदड़ो इज करेक्ट? यहाँ पे अगर हम ट्रिक के साथ जाएंगे, एक एक स्टेटमेंट को पढ़ेंगे एंड फिर ऑप्शंस को अटेम्प्ट करेंगे। तो मोहनजोदड़ो शहर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं। पहला कथन क्या है कि इस शहर को 2 पार्ट में बांटा गया था, द शहर वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। दूसरा था द सिटी वाज मेड ओवर मड ब्रिक्स प्लेटफॉर्म, की सिटी को
मिट्टी के ईंटों के चबूतरे के ऊपर बनाया गया था, जो हमने प्लेटफॉर्म की बात करी थी। तीसरा जो स्टेटमेंट है वो कहा गया है कि जो जोते हुए खेतों के साक्ष्य में मिले हैं वो मोहनजोदड़ो से ही मिले। चौथा स्टेटमेंट क्या कहता है कि मोहनजोदड़ो में जो घर बनाए जाते थे वो मिट्टी की ईंटों से बनाए जाते थे, कच्ची ईंटों से बनाए जाते थे। आपको इन चारों स्टेटमेंट को पढ़ना, आपको बताने कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स इनमें से सही है, कौन कौन से स्टेटमेंट यानी कि मल्टीपल स्टेटमेंट्स कैन बी करेक्ट। तो आपके सामने ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन अगर देखें तो 1 और 2 यानी कि केवल एक और पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है। बी केवल दूसरा और तीसरा यानी कि केवल दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है। फिर सी तीसरा, केवल तीसरा स्टेटमेंट सही है। एंड डी इज 1, 2 एंड 4। 1, 2 फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट एंड फोर्थ स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको सबसे पहले क्या करना है, अगेन सबसे पहले स्टेटमेंट्स को पढ़ना है एंड इसकी रियलिटी चेक करनी पड़ेगी, देन आप ऑप्शंस को अटेम्प्ट करेंगे। होप कि आप इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करेंगे। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स और इन द चैट बॉक्स। सो होप कि आपने जवाब दे दिया होगा। अभी आगे बढ़ते हैं, एक एक स्टेटमेंट को देखते हैं, एनालाइज करते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है कि मोहनजोदड़ो का जो शहर है वो 2 भागों में विभाजित था। तो ये तो करेक्ट बात है। एक हमारे पास अपर टाउन था जिसको सिटाडल कहते थे, एक हमारा लोअर टाउन था, ठीक है, जहाँ पे सारे रेसिडेंशियल बनाए गए थे। दूसरा है शहर को मिट्टी ईंटों के चबूतरे पे बनाया गया था। द सिटी वॉज मेड अपॉन मड ब्रिक्स प्लेटफॉर्म। ने कहा था कि जो कच्ची ईंट है उनसे ही प्लेटफॉर्म बनाया गया था, तो ये भी स्टेटमेंट सही होगा। तो पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट सही है। तो पहले दूसरे की बात तो ए में भी की गई है, पहले दूसरे की बात डी में भी करी गई। तो या तो हमारा आंसर डी होगा या ए होगा, क्योंकि पहले और दूसरे की बात ना तो बी में करी गई है ना ही पहले दूसरे की बात सी में करी गई। तो इन दोनों ऑप्शन को हम ऐसे डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट अगर देखें तो जोते हुए खेतों के साक्ष्य में मिले हैं कहाँ पे, मोहनजोदड़ो। स्टेटमेंट में ऐसा कहा गया है कि द एविडेंस ऑफ प्लोड फील्ड हैज बीन फाउंड इन मोहनजोदड़ो। ये स्टेटमेंट अगर आपने सुना होगा, कालीबंगन में हमें बहुत भारी मात्रा में एविडेंस मिलता है जोते हुए खेत का। कुछ कुछ चीज़ों तो आपको याद रखनी जरूरी है, जैसे बनावला में टेराकोटा हल मिला है, शॉर्तुगई में ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स मिले हैं, आप कह ले तो कालीबंगन में जोते हुए खेत मिले। ये सारी चीज़ें कहाँ क्या मिली है उनके बारे में बहुत अच्छी खासी नॉलेज आपको होनी जरूरी है, क्योंकि इसके बारे में एमसीक्यू में पूछा जाएगा। हमने पीछे भी पूछा है कि भाई शॉर्तुगई में क्या मिला था, शॉर्तुगई किस लिए फेमस था, कहाँ पे लोकेटेड था। तो अगर आप तीसरे स्टेटमेंट को देखें तो ये गलत है, क्योंकि जोते हुए खेतों के साक्ष्य में मिले हैं कालीबंगन से, न कि मोहनजोदड़ो से। तो तीसरे स्टेटमेंट की बात बी में ही करी गई है, सी में भी करी गई है, तो इन दोनों को तो पहले हमने डिस्कार्ड कर दिया। तो मामला फंसता ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में। जब तक हम ऑप्शन डी के जो एक स्टेटमेंट है, चौथा स्टेटमेंट, उसको एक बार देख नहीं लेते तब तक हम श्योर नहीं हो सकते। तो चौथा स्टेटमेंट क्या कहता है कि मोहनजोदड़ो में जो घर बनाया गया है वो कच्ची ईंटों से बनाया गया। ये भी सही है, क्योंकि मोहनजोदड़ो में पक्की ईंटों से घर नहीं बनाए जाते थे। कहीं कहीं नालियाँ वगैरह जरूर बनाई जाती थी, लेकिन घर कच्ची ईंटों में ही बनाए जाते थे ताकि आसानी से बन सके। तो ये जो स्टेटमेंट है पहला, दूसरा और चौथा, ये तीनों सही है, बाकी आप तीसरा गलत है। तो द ऑप्शन नंबर डी विल बी एप्रोप्रिएट, क्योंकि यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट को मेंशन किया गया है। ऐसे ही आपको स्टेटमेंट पढ़ना है, फिर ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है, फिर ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। देन जो अगला क्वेश्चन था हमारे पास, द 32nd नंबर क्वेश्चन, रिगार्डिंग द ब्यूरल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के दफनाने के तरीके के संबंध में, कैसे वो मुर्दे को दफनाते थे, इसके संबंध में कौन सा जो कथन है वो सही नहीं है। यहाँ पे नीचे आपके 3 कथन दिए गए हैं। पहला कथन क्या है कि दे बिलीव्ड इन आफ्टर लाइफ, वो जिंदगी के बाद विश्वास करते थे कि जिंदगी के बाद भी कुछ जिंदगी होती है। द सेकंड स्टेटमेंट इज कि दे बिलीव्ड द डेड विद इनॉर्मस गोल्ड एंड वेल्थ, कि उन्होंने मृतकों को भारी सोने और धन के साथ दफनाया। तीसरा स्टेटमेंट क्या है कि द हड़प्पस डिड नॉट मेक सेपरेट ग्रेव फॉर द वुमेन, कि हड़प्पा वासियों ने महिलाओं के लिए अलग कब्र नहीं बनाई, उनको अपने पति के साथ ही दफनाया जाता था। अब इन तीनों स्टेटमेंट को बहुत ही पेशेंटली आपको पढ़ना है, उसके बाद ऑप्शंस को देखना है। इसमें क्या बताना है कि नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट गलत नहीं है। तो पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग पहला और दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला और दूसरा स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग पहला, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत है, यानी कि ये और ये गलत है। ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग ये तीनों ही स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन डी के अकॉर्डिंग पहला और तीसरा स्टेटमेंट गलत है। तो आपको इन स्टेटमेंट को चुनना पड़ेगा जो कि गलत है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। अगेन आपको करना क्या, कमेंट बॉक्स में जवाब देना, वीडियो पॉज करें एंड कमेंट बॉक्स में हमें जवाब चाहिए। तो होप कि आप सबने इस क्वेश्चन का जवाब दे दिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। सबसे पहला आंसर देखिए कि जीवन के बाद में विश्वास किया, मतलब जीवन के बाद की जिंदगी में विश्वास किया। अगर आप यहाँ पे देखें, तस्वीर हमने एक लगाई है ग्रेव की, ये हड़प्पन एक आदमी का ग्रेव है। यहाँ पे आप देखें तो कुछ कुछ सामग्री लगी हुई है, पॉट्स लगे हुए हैं, कुछ कुछ आप देख रहे हो तो यहाँ पे बैंगल्स वगैरह रखे हुए हैं, पॉट्स है, बर्तन है, कॉपर मिरर भी एक रखा हुआ है। तो ये जो यूटेंसिल्स हो गया, मिरर हो गया, जैस्पर हो गया, कभी कभी लैपिस lazuli भी रख दिया जाता था। तो ये सारी चीज़ें इसलिए रखी जाती होंगी क्योंकि प्रोबेबली हड़प्पन शायद आफ्टर लाइफ में बिलीव करते होंगे कि इसकी ज़रूरत उनको पड़ती होगी। जैसा इजिप्ट सिविलाइजेशन में हमने देखा था कि बड़े बड़े पिरामिड बनाए जा रहे हैं। एंड पिरामिड क्यों बनाया जा रहा है, एंड जो जितना बड़ी पर्सनैलिटी है उसकी पिरामिड उतनी ज़्यादा फेमस है। जैसे बड़ी बड़ी महारानी और राजाओं के साथ उनके नौकरों को भी दफनाया गया है, बहुत धन असबाब को भी दफनाया गया। तो ऐसा मानते थे कि इनको शायद इन नौकरों की धन की ज़रूरत पड़ेगी आगे की दुनिया में,
तो इनको इन्हीं के साथ दफना दो। तो हड़प्पन्स भी कुछ कुछ चीज़ें दफनाते थे अपने साथ। तो ऐसा मानना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि हड़प्पन्स आफ्टर लाइफ में यानी कि ज़िंदगी के बाद की ज़िंदगी में विश्वास नहीं रखते थे। पहला जो स्टेटमेंट है वो हमारा गलत है। तो पहला स्टेटमेंट तो किसी भी ऑप्शन में मेंशन नहीं हुआ होना चाहिए, क्योंकि ये सही है। पहला स्टेटमेंट हमारा सही है, पहला स्टेटमेंट गलत नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा किसी भी ऑप्शन में मेंशन नहीं हुआ होना चाहिए। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है कि दे ब्यूरिड द डेड विथ इनॉर्मस गोल्ड एंड वेल्थ। जैसा इजिप्शियन सिविलाइजेशन में हमने देखा था कि बहुत सारे बड़े बड़े लोगों को बहुत अलग अलग तरीके की प्रीशियस सामग्री के साथ दफनाया गया है, क्या वैसा हड़प्पा में भी था? तो जब आर्कियोलॉजिस्ट ने, जब हिस्टोरियंस ने हड़प्पा के ग्रेव्स को विजिट करा इस बात को पता लगाने के लिए कि हड़प्पा में सोशल डिफरेंस कैसा था। इजिप्ट में हमने देखा था कि जो छोटे मोटे नौकर की पिरामिड है वो बहुत छोटी है, उसके साथ कुछ भी नहीं दफनाया गया, एंड बड़े बड़े राजाओं के साथ बहुत कुछ दफनाया गया। तो यहाँ तो ईजिली आप सोशल डिफरेंसेस को ट्रैक कर सकते हैं कि जो राजा है वो ज़्यादा सुप्रीम माना जाता था, जो नौकर है वो कम सुप्रीम माना जाता था, वो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं थी क्योंकि उसके साथ तो कुछ दफनाया ही नहीं गया। यही चीज़ इतिहासकार पता लगाना चाहते थे कि हड़प्पन्स के कॉन्टेक्स्ट में भी क्या ये चीज़ सही है, क्या उन्होंने भी कुछ ऐसा डिफरेंस मेक किया है अपने मुर्दों को दफनाते वक्त। तो उनको पता लगा कि कुछ भी ऐसा नहीं है, हड़प्पन्स ने सभी मुर्दों को एक ही साथ दफनाया, किसी में भारी धन दौलत नहीं दफनाया गया। छोटी छोटी चीज़ें लाइक कॉपर मिरर हो गया या छोटे मोटे आभूषण हो गया उनको दफनाया गया, लेकिन कोई भारी वेल्थ अभी तक हमें नहीं मिला है कि उसको दफनाया गया। दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो एक चीज़ तो पता चली कि जिस भी ऑप्शन में 2 है वो हमारा आंसर होगा, जिस भी ऑप्शन में 2 है वो हमारा आंसर होगा। तीसरा स्टेटमेंट क्या कहते हैं कि हड़प्पन्स डिड नॉट मेक सेपरेट ग्रेव्स फॉर वुमेन, कि महिलाओं के लिए अलग से कब्र बनाई नहीं गई थी, उनको हस्बैंड के साथ ही दफनाया जाता था। ये स्टेटमेंट भी गलत है। एक हमने बहुत रेयर कॉन्सेप्ट देखा है जहाँ पे एक ग्रेव हमें मिली है जो कपल ग्रेव, महिला और पुरुष दोनों वहाँ पे साथ में दफनाई गई। इसके अलावा हर एक जगह पे अगर कहें तो महिलाओं को अलग ही दफनाया गया है। तो हड़प्पन्स हमेशा ही पुरुषों के अलावा महिलाओं के लिए भी अलग कब्र बनाते थे। तो ये स्टेटमेंट भी गलत होगा। तो विच आर द स्टेटमेंट विच आर इनकरेक्ट? तो दूसरा स्टेटमेंट और तीसरा स्टेटमेंट ये हमारा इनकरेक्ट है, ये हमारा गलत है। तो हमें ऐसे ऑप्शन को चुना जिसमें केवल इन्हीं दोनों स्टेटमेंट का मेंशन हो। पहले में भी नहीं है, बी में अगर आप बात करें तो 2 और 3 इन दोनों का मेंशन है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट आंसर होगा, दैट विल बी ऑप्शन बी। तो 32वें का जो आंसर है वो हो गया ऑप्शन बी। एंड हमने देखा कि हड़प्पन्स कैसे आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे, महिलाओं के लिए अलग से कब्र बनाई जाती थी, ज़्यादा चीज़ें नहीं दफनाई जाती थी, लाइक छोटे मोटी चीज़ें होगी, बैंगल्स हो गया, चेलरिंग्स हो गया, जो छल्ले होते थे, फिर कॉपर मेडल हो गया, छोटे मोटे कुछ आभूषण हो गया, इन सबको दफना दिया जाता था। लेकिन जैसा हमने इजिप्ट में देखा था बड़े बड़े पिरामिड बनाया जा रहा और ये इसी ज़माने में बनाए जा रहे थे, तो उनका अभी तक हमने चलन नहीं देखा, वो शायद उस ज़माने में नहीं होता होगा। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रेव। उसके बाद अगर 33वें क्वेश्चन की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द लग्जरी ऑब्जेक्ट यूज्ड बाय हड़प्पा इज करेक्ट? हड़प्पा वासियों द्वारा उपयोग की जाने वाली विलासिता की वस्तुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हड़प्पा वासियों द्वारा यूज की जाने वाली विलासिता वस्तु मतलब लग्जरियस ऑब्जेक्ट्स के संदर्भ में कौन सी चीज सही है, गलत नहीं है, सही है, करेक्ट है? यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिए गए। पहला स्टेटमेंट क्या है कि फ्रांस के बर्तन, लैपिस lazuli और सोने को विलासिता की वस्तु माना जाता था, यानी कि ये तीनों लग्जरियस गुड्स की कैटेगरी में आते थे। फ्रांस के पॉटरी, लैपिस lazuli जो ब्लू कलर का आता था, स्क्रीन पे आप देख भी सकते हैं, एंड सोने यानी कि गोल्ड को बहुत ही लग्जरी ऑब्जेक्ट माना जाता था। क्या ये स्टेटमेंट सही है? दूसरा, होर्डिंग्स में सोने जमा पाया गया, यानी कि गोल्ड वेयर फाउंड स्टोर्ड इन होर्ड्स। तीसरा जो स्टेटमेंट है कि जो बड़े बड़े आभूषण थे, जो लग्जरियस ऑब्जेक्ट्स थे, वो बड़े बड़े शहरों में भी नहीं कंसंट्रेटेड थे। आप मोहनजोदड़ो हड़प्पा में इन सारे चीज़ों को ज़्यादा देखेंगे एज कम्पेयर टू लोथल, धोलावीरा, कालीबंगा। तो इन तीनों स्टेटमेंट को आपको पढ़ना है एंड उसके अलावा आपको बताएं विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सबसे पहला ओनली 3 यानी कि क्या केवल तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो हमें पहले स्टेटमेंट को देखना क्या इसमें दिया कि लैपिस lazuli, गोल्ड एंड क्लॉथ्स ऑफ फ्रांस वेयर कंसीडर्ड एज लग्जरी ऑब्जेक्ट। लग्जरी ऑब्जेक्ट क्या होता है? 2 टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक तो डेली यूज के ऑब्जेक्ट। तो जो डेली यूज के ऑब्जेक्ट है ना, तो वो रेयर मटेरियल से बनाया जाता है, नहीं उनको बनाने का जो प्रोसेस है वो कॉम्प्लेक्स होता है, इसीलिए वो सस्ते दामों पे बिकते हैं। एक होता है आप कह लो रेयर यूज ऑब्जेक्ट या बहुत ही प्रीशियस ऑब्जेक्ट, उनको या तो बहुत रेयर मटेरियल से बनाया जाता है या बहुत ही ज़्यादा उनको बनाने में मुश्किल आती है, बहुत प्रोसेस कॉम्प्लेक्स है। अगर आईफोन की बात करें उसमें दोनों चीज़ें हैं, बहुत रेयर मटेरियल भी वो यूज करते हैं एंड उनको बनाना भी कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए वो इतने ज़्यादा लग्जरियस प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये जो फाइंस और लैपिस lazuli और गोल्ड जो था, ये तीनों को लग्जरियस ऑब्जेक्ट्स कैटेगरी में रखा जाता था। गोल्ड तो बहुत रेयर था, इतना रेयर कि गोल्ड को एक्सचेंज ही नहीं करा जाता था, उनको कहीं और रखा जाता था। कहाँ रखा जाता था वो आगे पता चलेगा आपको। एंड गोल्ड्स वेयर बीन फाउंड इन होर्ड्स, की गोल्ड्स हमने जब चीज़ों को एक्सकेवेट करना शुरू करा तो हमने देखा कि मिट्टी के नीचे बहुत सारे होर्ड्स मिले हैं, यानी कि बर्तन मिले जिसमें गोल्ड को प्रोबेबली वो लोग स्टोर करके रखते हो। इससे हमें एक चीज़ पता चलती है कि गोल्ड्स केवल एक्सचेंज के पर्पस के लिए नहीं बल्कि वेल्थ क्रिएशन के पर्पस के लिए भी यूज़ किया जाता था। एंड इसीलिए बहुत सारे लोग अपने पूरे जीवन काल में जितना भी गोल्ड उन्होंने जमा किया उसको ज़मीन के अंदर गाड़ के रख देते थे, क्योंकि आगे चलकर किसी उनके आने वाले जनरेशन को इस पैसे की जरूरत पड़े तो वहाँ से निकाल के ले जाए। बहुत सारे लोगों ने उन होर्ड्स को लगा के छोड़ दिया था, तो जब
इतिहासकार और आर्कियोलॉजिस्ट उस चीज़ को एक्सकवेट करते हैं तो दे सौ कि यहाँ पे बहुत सारे गोल्ड जो है पोर्ट्स में यानी कि बर्तन में, एक सिलेंड्रिकल टाइप का बर्तन होता है उसमें स्टोर्ड है। ठीक है, द गोल्ड वेयर बीन फाउंड स्टोर्ड इन होर्ड्स की होर्डिंग्स में सोना जमा पाया गया। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है क्योंकि ये सही बात है, गोल्ड बहुत रेयर था, इसको छुपा के रखा जाता था तो होर्ड वाज गुड ऑप्शन। तीसरा स्टेटमेंट क्या है कि लग्जरी ऑब्जेक्ट्स वर कंसंट्रेटेड हाईली इन स्मॉल सेटलमेंट, कि विलासिता की वस्तुएं छोटी बस्तियों में ही अधिक केंद्रित थी, जितनी भी विलासिता की वस्तुएं हैं वो धोलावीरा में, लोथल वगैरह में ही सेंट्रलाइज थी। तो ये जो स्टेटमेंट है ये हमारा गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि हमने देखा था कि जो मेजॉरिटी ऑफ द लग्जरी ऑब्जेक्ट्स वेयर फाउंड इन मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा। तो तीसरा स्टेटमेंट जिस भी ऑप्शन में मेंशन किया गया वो ऑप्शन हम सीधे डिस्कार्ड कर सकते हैं। ऑप्शन ए में भी मेंशन है, ये भी डिस्कार्ड हो गया। ऑप्शन बी में भी मेंशन है, ये भी डिस्कार्ड हो गया। ऑप्शन सी में भी मेंशन है, ये भी डिस्कार्ड हो गया। बचा क्या? नन ऑफ द अबव, यानी कि ऊपर जितने भी तीन ऑप्शन दिए गए हैं वो इन स्टेटमेंट्स को चेक नहीं कर पा रहे हैं। तो द आंसर विल बी नन ऑफ द अबव। चौथावां जो क्वेश्चन है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। ये हमने इमेज बेस्ड क्वेश्चन बनाया है। इसमें एक इमेज दिया गया है, आपको बताने कि ये जो स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर द वन विच आई एम सर्कलिंग, जिसको मैं अभी सर्कल कर रहा हूँ, ये स्ट्रक्चर कहाँ लोकेटेड है, वेयर दिस स्ट्रक्चर इज लोकेटेड। एंड आपको ये भी बताने कि ये स्ट्रक्चर क्या है। तो क्या ये स्ट्रक्चर मोहनजोदड़ो में लोकेटेड है, या कालीबंगा में लोकेटेड है, या शोरतुगे में लोकेटेड है, या धोलावीरा में लोकेटेड है? आपको अगेन बहुत पेशेंटली, बहुत विचार करके इसका जो उत्तर है हमें कमेंट बॉक्स में या चैट बॉक्स में बताना है। क्या ये संरचना मोहनजोदड़ो में है, कालीबंगन में है, शोरतुगे में है, या धोलावीरा में है? इसके अलावा आपको ये भी बताना है कि ये जो संरचना है वो क्या है। आपके लिए छोटा सा एक हिंट है, आप इस स्ट्रक्चर को देख के बहुत सारी चीज़ें पता लगा सकते हैं कि ये कहाँ की तस्वीर है। ये जो स्तूप टीला टाइप आपको दिख रहा है ये बहुत बड़ा क्लू हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। होप कि आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में या चैट बॉक्स में। एंड अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी जो फ्लुएंसी है, आपकी जो हेजिटेशन है वो टूटेगी। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि सही होना गलत होना ये अपने आप में कुछ भी नहीं मायने रखता। मायने ये रखता है कि हाउ मच यू आर अटेम्प्टिंग, क्योंकि आज जब आप अटेम्प्ट करेंगे तभी आपका कल सही भी होगा। तो इट इज़ बेस्ट कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करें। सबसे पहले आप अगर इस स्ट्रक्चर को देखेंगे, एंड लेट मी इरेज द इंक, यहाँ जो स्ट्रक्चर है ये स्तूप है। बहुत सारे इतिहासकारों का मानना है कि शायद यहाँ पे अन्न को स्टोर करके रखा जाता होगा। बहुत सारे लोग इसका अलग भी मतलब निकालते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये स्नानागार है, द ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ, यहाँ पे हमने कहा था ना कि नॉर्थ एंड साउथ में सीढ़ियाँ लगी हुई है। ये एक छोटा सा पूल है जहाँ पे प्रोबेबली मोहनजोदारो के लोग, क्यों मोहनजोदारो, क्योंकि ये जो जगह है वो मोहनजोदारो में ही लोकेटेड है। तो मोहनजोदारो के लोग यहाँ आके किसी सेरेमोनियल फंक्शन पे, किसी स्पेशियस ऑस्पिशियस किसी स्पेशल फंक्शन पे यहाँ के एकत्रित होते होंगे, गैदर्ड होते होंगे, एंड उसके बाद यहाँ पे बाथ लेते होंगे। ये तो खाली जगह लग रहा, लेकिन यहाँ पे अगर आप दूर से देखेंगे इस पोर्शन में तो पाइप्स कनेक्टेड है कुएं से। तो प्रोबेबली जो पानी है वो कुएं के थ्रू आता होगा। इन सारे लोग जब नहा लेते होंगे तो ड्रेनेज के थ्रू वो निकल जाता होगा। तो इतने बढ़िया लेवल की वो अरेंजमेंट्स करते थे ताकि, इसीलिए जो सिटाडल, एंड ये कहाँ बना हुआ है, मोहनजोदड़ो के सिटाडल में, अपर टाउन में। सिटाडल में जितनी भी चीज़ है वो मामूली नहीं है, वो खास चीज़ है, बहुत ही पर्टिकुलर स्पेशल चीज़ है। जैसे ग्रेट बाथ ही बहुत स्पेशल चीज़ है। तो दिस स्ट्रक्चर इज अ ग्रेट बाथ एंड इट इज लोकेटेड इन द सिटी ऑफ मोहनजोदड़ो, दैट इज nowadays in the Sindh province of Pakistan। तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, 35वें क्वेश्चन के ऊपर। सो इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डोमेस्टिक आर्किटेक्चर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन इज नॉट करेक्ट, कि हड़प्पा वासियों के घरेलू वास्तुकला के संबंध में या संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। घरेलू वास्तुकला हमने देखा था, कटयार्ड होते थे, ये होता था, वो होता था। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही नहीं है, इनकरेक्ट है, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। सबसे पहला जो स्टेटमेंट है दैट इज कि घर एक मंजिला होते थे, द हाउसेज वर मेड सिंगल स्टोरी। उसके बाद द बाथरूम एंड किचन ऑफ हाउसेज वर कनेक्टेड टू ड्रेन्स, की घरों के बाथरूम और किचन को नालियों से कनेक्ट किया जाता था, जोड़ा जाता था। तीसरा स्टेटमेंट कि दे मेड इनफ विंडोज ऑन वॉल्स अटैच्ड अलोंग विद द स्ट्रीट टू मेक होम कूल, कि उन्होंने घर को ठंडा रखने के लिए गली से जुड़ी दीवार, यानी कि जो मेन स्ट्रीट होता था उससे जुड़ी दीवारों पे पर्याप्त खिड़कियां बनाई। इन तीनों में से आपको बताने कि कौन सा कथन सही नहीं है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट। यहाँ पे पहला ऑप्शन है कि ओनली वन, यानी कि केवल पहला स्टेटमेंट गलत है, या 1 और 2 पहला और दूसरा स्टेटमेंट गलत है, 2 और 3 यानी कि दूसरा एंड तीसरा स्टेटमेंट गलत है, 1 और 3 यानी कि पहला और तीसरा स्टेटमेंट गलत है। तो अब आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में वीडियो पॉज करके चीज़ों का जवाब हमें देना है। तो होप कि आपने चीज़ों का जवाब दे दिया होगा, होप कि आपने क्वेश्चन का जवाब दे दिया होगा। अब आते हैं ऑप्शंस को देखते हैं कैसे करके हम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। पहली चीज़, द हाउसेज वर मेड सिंगल स्टोरी, की घर एक मंजिला होते थे। हमने देखा था कि डोमेस्टिक आर्किटेक्चर में स्टेयरकेस भी होता था, सीढ़ी भी होता था। तो अगर घर एक मंजिला बनाए जाते तो सीढ़ी की क्या जरूरत पड़ती, इसका मतलब कि घर एक मंजिला नहीं होते थे,
दैट मीन्स कि ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट, द बाथरूम एंड किचन ऑफ हाउसेज वर कनेक्टेड टू ड्रेन्स, की बाथरूम को, स्नानागार को और जो किचन होता था उसको नाली से जोड़ा गया था। ये स्टेटमेंट सही था, बिल्कुल सही था, क्योंकि हड़प्पा जो था घरों के आर्किटेक्चर को लेके, घरों के स्ट्रक्चर को लेके, कैसे डिस्पोजल हो कचरे का या पानी का, उसको लेकर बहुत कंसर्न थे। तो उन्होंने हर एक घर के बाथरूम एंड किचन से नालियों को जोड़ा था। तो ये स्टेटमेंट गलत है। यानी कि ऑप्शन टू, अगर स्टेटमेंट टू किसी भी ऑप्शन में आ रहा है तो उस ऑप्शन को मैं हटा देना, क्योंकि स्टेटमेंट तो सही है। यहाँ पे अगर देखें 1 एंड 2 तो स्टेटमेंट 2 सही है, तो स्टेटमेंट 2 अगर बी ऑप्शन में आ रहा है तो बी ऑप्शन निकल जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन सी में भी स्टेटमेंट 2 का जिक्र है, तो ये भी डिस्कार्ड कर सकते हैं हम लोग। फिर या तो हमारे पास ऑप्शन ए बचता है या ऑप्शन डी बचता। अगर हम स्टेटमेंट 3 का भी जस्टिफिकेशन दें कि ये गलत है सही है, तो हम लोग अच्छे से कंक्लूजन में पहुंच सकते हैं। तो दे मेड इनर विंडोज ऑन वॉल अटैच्ड अलॉन्ग विद द स्ट्रीट टू मेक होम कूल, की गलियों से लगे हुए जो दीवार होते थे, मेन रोड से लगे हुए जो दीवार होते थे, उनमें उन्होंने बहुत पर्याप्त मात्रा में खिड़कियां लगाई थी। क्यों? क्योंकि वो अपने घरों को ठंडा रखना चाहते थे। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो हमने देखा था कि जो रोड के किनारे वॉल कनेक्टर होते थे, दीवार कनेक्टर होते थे, उनमें वो लोग खिड़कियां नहीं बनाते थे। क्यों नहीं बनाते थे? क्योंकि वो प्राइवेसी को लेके, अपनी निजता को लेके बहुत ज्यादा कंसर्न थे। वो अपने एंट्रांस को भी कर्टयार्ड से कनेक्ट नहीं करते थे, क्योंकि एंट्रांस में अगर कोई घुसेगा तो सीधे कर्टयार्ड आंगन देख सकता है, ऐसा भी वो लोग नहीं करते थे। तो दे वर प्रीटी मच कंसर्न्ड अबाउट द प्राइवेसी। सो वो कभी भी अपने जिस दीवार पे, जो दीवार के किनारे रोड के किनारे दीवार लगता है, उस पर कभी भी खिड़कियां नहीं बनाते थे। तो ये जो स्टेटमेंट है तीसरा हमारा गलत हो गया। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, एंड इसलिए हमारा जो आंसर है वो डी होगा। डी में फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट को मेंशन किया गया है, केवल पहले और तीसरे को, दूसरे को नहीं। तो हमारा जो सही उत्तर है वो पहला और तीसरा हो जाएगा। हड़प्पन्स वर प्रीटी मच कंसर्न्ड विद द प्राइवेसी अपार्ट फ्रॉम नॉट बिल्डिंग विंडोज। उसके अलावा वो लोग क्या करते थे, तो मेन एंट्रांस को कभी भी वो कर्टयार्ड से यानी कि आंगन से कनेक्ट करके नहीं रखते थे, क्योंकि अगर एंट्रांस में कोई आदमी मुसाफिर घुसता है या कोई गेस्ट आता है तो कर्टयार्ड में कोई भी बैठा हुआ है किसी भी हालत में, तो उसकी प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो हड़प्पन्स प्रीटी मच वर कंसर्न्ड विद द प्राइवेसी ऑफ देयर पीपल, विद द प्राइवेसी ऑफ देयर सिटीजन। अब आते हैं लेवल 3 के ऊपर। ये आप जो कुछ डोमेस्टिक आर्किटेक्चर देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, दिस इज द एंट्रांस एंड यहाँ पे कर्टयार्ड है। तो आप देखेंगे एंट्रांस ना एक छोटे से ड्राइंग रूम में निकलता है, फिर इसके बाद कर्टयार्ड है। एंड ऐसे ये जो एंट्रांस से लगी हुई दीवार है, ये तो स्ट्रीट से लगी हुई दीवार है, रोड से लगी हुई दीवार है, इसमें आप एक भी खिड़की के अवशेष नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि हड़प्पन्स नहीं चाहते थे कि हमारी जो प्राइवेसी है वो कॉम्प्रोमाइज हो। कोई अगर हमारे घर में कुछ भी कर रहा तो उसे बाहर के लोग देख सके। होप कि आपने लेवल 2 के सारे ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया होगा। अभी आगे बढ़ते लेवल 3 के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। इसमें असर्शन रीजन, इसमें हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डाला, बहुत स्पेशल है, आइडेंटिफाई द कैरेक्टर। तो इस क्वेश्चन को भी देखेंगे, बहुत सारी चीजें हैं इंटरेस्टिंग। लेवल 3 गोइंग टू स्टार्ट, एंड अगेन आई एम रिपीटिंग कि आप जितना ज़्यादा अटेम्प्ट करें उतना बेहतर होगा। जितना ज़्यादा अपने दोस्तों से अटेम्प्ट करवाएं उनके लिए भी बेहतर होगा, उनकी भी रिविजन मजबूत होगी। तो 36वां क्वेश्चन इज, यहाँ पे असर्शन एंड रीजन हमने ट्रिक क्या बताया, एंड असर्शन रीजन पे एक वीडियो आज ही आएगी। उसमें क्या है कि द ब्यूरियल्स फाउंड एट हड़प्पा कंटेन पॉटरी एंड ऑर्नामेंट्स, की हड़प्पा में मिले दफन यानी कि कब्र में मिट्टी के बर्तन और आभूषण मिले हैं। एंड कारण क्या है? वे जीवन के बाद में विश्वास रखते थे, यानी कि आफ्टर लाइफ में, जीवन के बाद मतलब आफ्टर लाइफ में विश्वास रखते थे। अब आपके सामने ऑप्शन है कि क्या ए और आर दोनों ट्रू है, एंड आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है का, या बोथ ए एंड आर आर ट्रू लेकिन आर सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा ए को, या ए सही, ए और आर दोनों ही गलत है, या ए और आर, ए सही, ए गलत है और आर सही है। इसके लिए हमने कहा था पहली ट्रिक क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है, असर्शन को ऐसे मिटा देना पहले 1 सेकंड के लिए, और रीजन को मिटा देना। आपको ऐसा सोचना है कि ये दोनों एक सिंपल स्टेटमेंट है, ना तो कोई कथन है, ना ही कोई तथ्य दिया हुआ है यहाँ पे, ना ही कोई कारण दिया हुआ है। तो असर्शन को देखिए एक स्टेटमेंट के तौर पे, एंड हमारा पहला काम क्या है, रीड बोथ द स्टेटमेंट इंडिपेंडेंटली मतलब पहले से ऐसा माने कि दूसरे का कोई कनेक्शन नहीं, हम बस अभी दोनों स्टेटमेंट को पढ़ने वाले हैं। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है कि हड़प्पा के कब्रों में हमें मिट्टी के बर्तन और आभूषण मिले हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है कि वो आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे, यानी कि जीवन के बाद के जीवन में विश्वास करते थे। इस चीज को देखें, पहली चीज तो सही है कि हड़प्पा सभ्यता में जो ग्रेव्स हमने देखा वो वहाँ पे मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं एंड आभूषण भी मिले हैं, तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट कि हड़प्पन्स आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे, ये भी सही हो गया। पहले हमें ये पता करना है, जब हमने स्टेटमेंट को पढ़ लिया, दूसरा जो स्टेप है कि हमें ये पता करना है कि इन दोनों की ऑथेंटिसिटी कितनी है, उन दोनों की सत्यता कितनी है। पहला जो असर्शन है वो सही है या रीजन है वो सही है या नहीं, दोनों सही है, उसके बाद हमें आगे बढ़ना। अगर दोनों सही है तो कोई भी गलत नहीं है, तो ये ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो जाएगा, ये ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि ए एंड आर बोथ आर फॉल्स, तो ये भी डिस्कार्ड हो गया। यहाँ पे कह रहा है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, तो ए भी तो ट्रू है ना, तो ये भी डिस्कार्ड हो गया। अब या तो ये हो सकता है आंसर, या तो ए हो सकता है। अब हमें क्या करना है, ट्रिक लगा। ट्रिक के लिए हमें क्या करने हैं, असर्शन या रीजन के जो सेंटेंसेस उनको मिलाना।
असर्शन एंड रीजन के सेंटेंस को हम लोग अलग अलग ट्रिक से मिलाते हैं। एक ट्रिक है बिकॉज लगा के मिला दो, अगर बिकॉज लगा के नहीं मिल रहा तो हमें सो दैट लगाना है। ये सारी चीज़ें आपको एग्जाम्पल के साथ बताई जाएंगी। सो दैट लगा के भी नहीं बन रहा तो हमें देयरफॉर लगाना है, देयरफॉर लगा के भी नहीं बन रहा तो हमें ड्यू टू लगाना है। यहाँ पे अभी एग्जाम्पल के साथ आपको बताया जाएगा कि द burials फाउंड एट हड़प्पा ग्रेव कंटेन पॉटरी एंड ऑर्नामेंट्स, की हड़प्पा में मिले दफन में मिट्टी के बर्तन और आभूषण मिले हैं क्योंकि वो जीवन के बाद वाले जीवन में विश्वास रखते थे। दे बिलीव्ड इन आफ्टर लाइफ। यहाँ पे लॉजिक बनना है, आपको कोरिलेशन निकालना है, क्यों वो लोग ऑर्नामेंट्स और चीजों को दफन करेंगे। इसलिए करते होंगे क्योंकि आफ्टर लाइफ में वो बिलीव करते होंगे, उसको बिकॉज करके यहाँ पे लॉजिक बैठ रहा है। बहुत बार होगा कि दोनों ही सेंटेंस सही होंगे लेकिन लॉजिक नहीं बैठेगा। यहाँ पे अगर आपसे ये कहा है कि द burials फाउंड एट हड़प्पा कंटेन पॉटरी एंड ऑर्नामेंट्स, एंड यहाँ पे ऐसा दे दिया जाए कि लैपिस lazuli वाज द मोस्ट प्रीशियस ऑर्नामेंट, तो लैपिस lazuli वाज द मोस्ट प्रीशियस ऑर्नामेंट, ये तो है ही है, लेकिन ये तो इससे लॉजिक नहीं बिठा पा रहा ना। ये तो ग्रेव के अंदर जो ज्वेलरीज एंड जो पॉटरी रखी जाती थी उनसे लैपिस lazuli के प्रीशियस होने का क्या मतलब है, तो यहाँ पे वो सेंस नहीं लग रहा। तो हमारा जो ऑप्शन अभी इस क्वेश्चन में होगा वो क्या होगा कि ए एंड आर आर ट्रू, दोनों ही सही है, एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्यों? क्योंकि हमने देख लिया कि जब हमने बिकॉज लगाया सेंटेंस के बीच में तो सेंटेंस लॉजिकल लगता है। द burials फाउंड एट हड़प्पा कंटेन पॉटरी एंड ऑर्नामेंट्स बिकॉज दे बिलीव्ड इन आफ्टर लाइफ, यानी कि दे मतलब हड़प्पा बिलीव्ड इन आफ्टर लाइफ, इसीलिए वो। अब आपको इसमें एक और चेक कर लेना है, ये सारे वर्ड्स तो लगाने हैं, इसके बाद एक और चीज चेक करनी है कि क्या अगर रीजन नहीं होता तो असर्शन नहीं होता। रीजन पे डिपेंडेंट रहना चाहिए असर्शन, तभी जाके हम ये कह सकते हैं कि आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऐसा अभी याद देखिए, अगर हड़प्पस आफ्टर लाइफ में बिलीव नहीं करते तो वो कभी भी हड़प्पन मुर्दों के ग्रेव में पॉटरी या ऑर्नामेंट्स नहीं डालते। तो रीजन अगर नहीं होता तो असर्शन भी नहीं होता। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। जब आपने लेटर्स भी लगा लिया तब भी आपका दिमाग कंफ्यूज है, तो आपको सिंपल सोचना है कि क्या अगर रीजन नहीं होता तो असर्शन नहीं होता, कोरिलेशन ऐसे ही बिठाया जाता। तो अगर वो आफ्टर लाइफ में बिलीव नहीं करते तो क्यों वो फिर मगजमारी करते कि वो मुर्दों के साथ बर्तनों को दफनाया जा रहा है, आभूषणों को दफनाया जा रहा है, कॉपर मिरर लगा रहा है। तो दिस विल बी द आंसर, ऑप्शन ए विल बी द आंसर कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। स्टेप्स क्या है? सबसे पहले आपको दोनों ही स्टेटमेंट्स को इंडिपेंडेंटली पढ़ना, फिर पता लगाने कि दोनों सही है या गलत है। कोई एक भी गलत होगा तो हमारे पास या तो सी ऑप्शन होगा या डी ऑप्शन में से कोई आंसर होगा। एंड देन आप जब आपने पता लगा लिया कि दोनों ही सही है तभी आपको आगे बढ़ना, तभी ए और बी में से कोई आंसर सही हो सकता है। जब आपने दोनों पता लगा लिया तो आपको या तो बिकॉज, सो दैट, देयरफॉर, ड्यू टू का यूज करके दोनों सेंटेंसेस को मिलाना है, देखना है कि लॉजिक बिठ रहा है कि नहीं। अगर लॉजिक नहीं बिठ रहा तो डिस्कार्ड कर लेना। अगर लॉजिक नहीं बिठ रहा फिर भी आप कंफ्यूज है तो आपको सिंपल अपने आप से पूछना है कि अगर रीजन वाला स्टेटमेंट नहीं होता तो क्या असर्शन वाला स्टेटमेंट नहीं आता दुनिया में। तो अगर हड़प्पन आफ्टर लाइफ में बिलीव करते ही नहीं तो क्यों वो मुर्दों के साथ कॉपर मिरर्स या ऑर्नामेंट्स या पॉटरी को दफनाते? क्यों? क्योंकि वो हड़प्पन आफ्टर लाइफ में यानी कि जीवन के बाद की जिंदगी में विश्वास रखते थे, रिचुअल्स उनकी बिलीव्स रहती थी, इसीलिए तो वो मुर्दों के साथ चीज़ों को दफनाते थे। दैट वॉज द अप्रोच कि कैसे हमें असर्शन, रीजन या अभिकथन कारण वाले सवालों को सॉल्व करना चाहिए। होप कि आपको सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हुई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं 37वें क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे अगेन ये असर्शन रीजन है। कहा गया कि द एंट्रांस ऑफ हाउस वॉज नॉट कनेक्टेड टू कोर्टयार्ड, कि जो घर का प्रवेश द्वार था वो आंगन से जुड़ा नहीं था। रीजन वाले में द स्टेयर केस वेयर मेड टू ज्वाइन द फ्लोर, कि छत से जुड़ने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी। पहला स्टेप क्या, हमें दोनों ही स्टेटमेंट को बहुत इंडिपेंडेंटली पढ़ना, ऑप्शन नहीं देखना अभी। अब आप इंडिपेंडेंटली पढ़ेंगे फिर ऑप्शन देख के जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में। तो आप बहुत ही सोच विचार के कमेंट बॉक्स में जवाब दें। वीडियो को पॉज करें, आराम से जवाब दें, कोई जल्दी नहीं है, कोई भागा नहीं जा रहा है यहाँ पे। तो पहले आपको स्टेटमेंट्स को इंडिपेंडेंटली पढ़ना, देन आपको ये पता लगाना है कि दोनों ही स्टेटमेंट में से कौन सही है कौन गलत है। दोनों गलत है तब तो दोनों में से कोई एक भी गलत है तो या तो सी और डी आंसर होगा। अगर दोनों सही है या तो ए और बी में से कोई आंसर होगा। तो होप कि आपने अपना आंसर चुन लिया होगा एंड कमेंट बॉक्स या चैट बॉक्स में अपना रिप्लाई दे दिया होगा। पहले असर्शन एंड रीजन के स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं। पहला क्या है, घर का प्रवेश द्वार आंगन से नहीं कनेक्टेड था। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? सही है, क्योंकि पीछे तो हमने देखा ना कि कैसे एंट्रांस जो थे वो कर्टयार्ड से कनेक्टेड नहीं होते थे। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। देन द स्टेयरकेस वेयर मेड टू ज्वाइन द फ्लोर, ये स्टेयरकेस फ्लोर को ज्वाइन करने के लिए बनाया जाता था, यानी कि छत से जुड़ने के लिए सीढ़ियां बनाई जाती थी। कहने को तो ये भी स्टेटमेंट सही है कि हड़प्पस चूंकि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनाते थे तो वो एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर को जोड़ते कैसे होंगे, तो सीढ़ियों के थ्रू जोड़ते होंगे। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो या तो हमारा आंसर ये होगा या ये होगा, इन दोनों को हमें डिस्कार्ड कर देना। अब इन दोनों में से कौन होगा, इसके लिए हमें क्या करना, बिकॉज या सो दैट या ऐसा सिंपल उन चीज़ों को लगाने से पहले आपको ऐसा सोचना है कि क्या अगर रीजन नहीं होता तो असर्शन नहीं होता। तो स्टेयरकेस अगर नहीं होते तो फ्लोर नहीं ज्वाइन हो पाता, एंड स्टेयरकेस अगर नहीं होता तो एंट्रांस के कर्टयार्ड से ही कनेक्टेड होने का स्टेयरकेस तो कोई रीजन हो नहीं सकता, क्योंकि कोई कोरिलेशन तो बैठ नहीं रहा। स्टेयरकेस अगर होते या ना होते, अगर एक मंजिला भी इमारत बनती तब भी ऐसा होता कि एंट्रांस कर्टयार्ड से अलग है,
अगर एक मंजिल अभी इमारत बनती तभी तो एंट्रांस क्राइटेरिया से अलग बनाया जा सकता था। रीजन एंड एसर्शन में कोई भी कोरिलेशन नहीं है। अगर हल्का सा भी कोरिलेशन का साइन मिलता तभी हम बिकॉज या सो दैट या देयरफॉर लगाते। यहाँ पे कुछ भी साइन नहीं मिल रहा, तो हमारा जो ऑप्शन है वो होने वाला ऑप्शन बी। हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन बी होने वाला है कि आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्योंकि अगर स्टेयरकेस नहीं भी बनाया जाता फिर भी तो एंट्रांस को क्राइटेरिया से अलग करके रखा ही जा सकता है, तो रीजन पे डिपेंडेंट नहीं है एसर्शन। तो दैट मीन्स कि हमारा जो रीजन है वो एसर्शन को जस्टिफाई और एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। तो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन बी। ऐसे आपको एलिमिनेट करना, प्रोसेस बाय प्रोसेस आगे बढ़ा कि कोई भी चीज़ दुनिया में मुश्किल नहीं है। हर एक चीज़ का एक प्रोसेस होता है, एक सिस्टम होता है। आप अगर उस सिस्टम के तहत चलते हो तो आप आसानी से, प्रॉब्लम जरूर आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, लेकिन वो आसानी से टैकल कर पाएंगे। अगर आप उस सिस्टम के बियॉन्ड जाते हैं, पटरी से हट के चलते हैं, तो आपके लिए बहुत मुश्किल आने वाली है। जैसे एसर्शन रीजन में भी लोग तुक्का लगाते हैं, या बिना कुछ देखे सीधे बिकॉज लगा दिया। एंड बिकॉज लगाने में, इनिशियली बिकॉज लगाने में क्या, बहुत सारे सेंटेंसेस में लॉजिक दिखता है, लेकिन उसमें लॉजिक तो दिखता है लेकिन कोरिलेशन नहीं होता, तो उनको भी फिर वो गलत अटेम्प्ट कर देते। तो आपको वन बाय वन करके, स्टेप बाय स्टेप करके, हमने आपको कहा कि भाई 60 क्वेश्चन है, उनमें से 50 अटेम्प्ट करना है और 1.5 घंटे का वक्त है, तो क्यों बिना मतलब का जल्दी जल्दी करके पेपर आप देने के चक्कर में हो। जल्दी दोगे तभी उतने मार्क्स मिलेंगे, आराम से पेशेंटली सब कुछ रिवाइज करके पेपर दोगे तभी उतने मार्क्स मिलेंगे। तो आपको हमेशा मिडिल पाथ अपना, नहीं उतना लेट करना, नहीं ज़्यादा जल्दी करनी है। तो दैट इज द सिनेरियो, दैट वाज द आंसर ऑफ 37 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद जो 38वां क्वेश्चन है वो एक सोर्स बेस्ड है, तो सोर्स पहले देख लेते, उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। सोर्स क्या कहता है, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में। हिंदी में पहले पढ़ लेते हैं कि यद्यपि हड़प्पा खोजा जाने वाला पहला स्थल था, लेकिन इसे ईंट लुटेरों ने भारी मात्रा में नष्ट कर दिया। 1875 की शुरुआत में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक एलेक्जेंडर कनिंघम ने उल्लेख किया कि प्राचीन स्थल से ली गई ईंटें लाहौर से मुल्तान के बीच लगभग 100 मील की रेलवे लाइन की ईंटें बिछाने के लिए पर्याप्त थी। यानी कि हड़प्पा को पहले खोजा गया, लेकिन उसके बहुत सारे स्ट्रक्चर नष्ट कर दिए गए। किसके द्वारा, तो ईंटों के लुटेरों के द्वारा। उन्होंने ईंटें बहुत भारी मात्रा में चोरी की, इतने भारी मात्रा में चोरी की कि एलेक्जेंडर कनिंघम बताते थे कि इतनी ईंटें चोरी हुई है जो 100 माइल की रेलवे लाइन बिछाई जा सकती थी उतनी ईंटों में। सो इस प्रकार साइट में कई प्राचीन संरचनाएं क्षतिग्रस्त हो गई, डेवस्टेटेड, डिस्ट्रॉयड। एंड इसके विपरीत जो मोहनजोदड़ो था, जो थोड़ी दूर पे था, उसको बहुत अच्छे से प्रिजर्व करके रखा गया। वहाँ पे ऐसे ईंटों की जो लूटपाट है बनी हुई है। एंड मोहनजोदड़ो इज प्रिजर्व्ड बेटर एज कम्पेयर टू हड़प्पा वाली, बिकॉज की यहाँ पे ईंट की रॉबरी नहीं हुई, ब्रिक्स की रॉबरी नहीं हुई। तो एलेक्जेंडर कनिंघम ये चीज़ अपने जब वो विजिट करते हैं 1870 के बाद हड़प्पा को, तो बताते हैं कि मोहनजोदड़ो में भी हमने विजिट किया, वहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा इंटैक्ट है, जैसे ज्यों की त्यों है। लेकिन हड़प्पा में क्या हुआ है कि वहाँ पे जब इनिशियल डेज में 1860s के बाद रेलवे लाइन बिछाने का सिलसिला शुरू हुआ, जब रेलवे लाइन बिछाया गया तब खुदाई शुरू हुई। इन खुदाई में जब ये ईंट मिल रही तो वो लोग सीधे उसको घर ले जा रहे थे या उसको रेलवे लाइन में ही लगा दे रहे थे। तो हड़प्पा खोजा जाने वाला पहला स्थल जरूर है, लेकिन सबसे जो फेमस है वो मोहनजोदड़ो है। क्यों फेमस है, ऑब्वियसली इसलिए फेमस है क्योंकि ये बहुत अच्छे से प्रिजर्व रखा गया है। सांची का स्तूप भी फेमस था, स्तूप तो बहुत सारे बनाया गया, सांची का स्तूप इसलिए फेमस है क्योंकि एक तो वो सबसे पहला स्तूप है एंड वो बहुत अच्छी तरीके से प्रिजर्व्ड रखा गया है। ऑप्शन क्वेश्चन देखते हैं, 38वां क्वेश्चन, उसके बाद ऑप्शन। यहाँ पे दो आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। डैश इज द मोस्ट पॉपुलर साइट बट डैश वाज द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड। एंड आपको इस डैश को पहले भरना है, इस डैश को बाद में भरना है। यानी कि जो दो ऑप्शन दिए गए हैं, हर एक ऑप्शन में दो प्लेस का नाम है, तो उसमें पहले में उस प्लेस का नाम रखना जो सबसे पॉपुलर था, दूसरे में उस प्लेस का नाम रखना जो सबसे पहले डिस्कवर हुआ। क्या ऑप्शन में पहले हड़प्पा को रखना है या मोहनजोदड़ो को, या पहले मोहनजोदड़ो को फिर लोथल को, या हड़प्पा लोथल को, या फिर मोहनजोदड़ो हड़प्पा को? तो इसको आप पहले अटेम्प्ट करें, आराम से कमेंट बॉक्स में रिप्लाई देना आपको। वीडियो पॉज करें एंड डू गिव अस योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स और द चैट बॉक्स। तो होप कि आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। नाउ बहुत इजी क्वेश्चन है ये, डैश इज द मोस्ट पॉपुलर साइट। तो अभी नहीं बताया कि कौन मोस्ट पॉपुलर साइट था, तो मोहनजोदड़ो वाज द मोस्ट पॉपुलर साइट बट डैश वाज द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड। तो कौन सबसे पहले डिस्कवर किया था? तो हमने देखा था कि 1920 में ऑफिशियली जो दयाराम सैनी है वो हड़प्पा को डिस्कवर करते हैं। मोहनजोदड़ो को 1922 में राखलदास बैनर्जी डिस्कवर करेंगे। हालांकि राखलदास बैनर्जी से पहले एक BR दांडेकर होते थे, वो गए थे, BR भंडारकर, सॉरी DR भंडारकर थे या BR भंडारकर थे, आई एम कंफ्यूज, लेकिन वो शायद DR भंडारकर थे। वो जाते हैं मोहनजोदड़ो एंड वहाँ पे उनको जो चीज़ें मिलती है वो भी बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छे कंक्लूजन पे वहीं पहुँचा। फिर राखलदास बैनर्जी यहाँ से निकलेंगे एंड देन फिर वो मोहनजोदड़ो को खोजेंगे। सो मोहनजोदड़ो इज स्टिल द मोस्ट पॉपुलर साइट बट हड़प्पा वाज द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड। तो पहले हमारा मोहनजोदड़ो आएगा एंड देन हमारा हड़प्पा आएगा। सो द ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर, पहले मोहनजोदड़ो एंड देन हड़प्पा। अब आगे बढ़ते हैं, 39वें क्वेश्चन को देखते हैं। 39वां क्वेश्चन भी अगेन इसी एग्जर्व से रिलेटेड है। एंड एग्जर्व बेस्ड क्वेश्चन या सोर्स बेस्ड क्वेश्चन बनाने में सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान में रखनी जरूरी है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि सारे क्वेश्चन इस सोर्स से ही आएंगे। तो ये सोर्स है ना, तो अभी आप ये सोर्स देख रहे हैं, सारे क्वेश्चन इस सोर्स से आएंगे, इस सोर्स से। इस सोर्स को आप एज ए पैसेज ट्रीट करें, लेकिन इस पैसेज का कॉन्टेक्स्ट जो है एलेक्जेंडर कनिंघम एंड कैसे उन्होंने रिसर्च शुरू करी, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे क्योंकि वो भी आपके बुक के दिए हुए हैं।
तो जब भी आप सोर्स पढ़े तो उसके बगल में जो टॉपिक चल रहा है ना उसको भी जरूर अच्छे से पढ़े, क्योंकि उस टॉपिक से भी बहुत सारे क्वेश्चन आता है। लाइक ये जो क्वेश्चन है उसी टॉपिक से ये क्या पूछ रहा है कि कनिंघम हड़प्पा के निष्कर्षों को, यानी कि जो भी चीज़ें हड़प्पा में मिली है उनको सही से इंटरप्रेट करने में क्यों नाकामयाब रहता है, क्यों विफल रहता है। क्योंकि पहला ऑप्शन ऐसा है कि ही वॉज नॉट एफिशिएंट इनफ, वो पर्याप्त कुशल नहीं थे। ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन द एशियन हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उन्हें भारत के प्राचीन इतिहास में कोई दिलचस्पी नहीं थी। तो तीसरा ऑप्शन इज उन्होंने हड़प्पा के बारे में जानने के लिए बौद्ध तीर्थयात्रियों के स्रोतों का उल्लेख किया। एंड द फोर्थ वन इज कि उन्हें खुदाई जारी रखने के लिए ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा अनुमति ही नहीं दी गई। आपको अगेन वीडियो को पॉज करना है, कमेंट बॉक्स में हमें बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो सही आंसर है। तो होप कि आपने कमेंट बॉक्स में या चैट बॉक्स में अपने आंसर को रखा होगा एंड यू हैव अटेम्प्टेड द क्वेश्चन। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम से। 1861 में वो एएसआई के सबसे पहले चीफ बनेंगे, डीजी बनेंगे, डायरेक्टर जनरल। उसके बाद उनका जो मेन इंटरेस्ट था वो महाजनपद की हिस्ट्री को डिसाइफर करने में था कि कैसे बुद्धिस्ट टेक्स्ट में जो चीज़ें लिखी गई हैं वो कितनी हद तक सत्य हैं। तो ये तो रीज़न कभी नहीं हो सकता कि वॉज नॉट एफिशिएंट इनफ। अगर वो नहीं होते एफिशिएंट तो क्यों वो उनको एएसआई का डायरेक्टर बनाया जाता। एंड ये भी गलत है कि वो एशियन हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं रखते थे। अगर वो नहीं रखते तो क्यों वो बुद्धिज्म के बारे में जानने में इतना इंटरेस्टेड होते या महाजनपद के बारे में जानने में इतना इंटरेस्टेड होते। ऑप्शन डी विल बी कि ऑप्शन डी को अगर देख ले तो ये भी गलत है कि भाई ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा अनुमति नहीं मिली, तो खुद वो डीजी थे तो अब वो किससे परमिशन लेंगे जाके। अब चूंकि एएसआई को खुद ही वो लीड कर रहा है तो वो किससे परमिशन लेंगे जाके। ऑप्शन सी हमारा सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट बन जाता है। क्यों ऐसा पॉसिबल था कि कनिंघम इतने ज़्यादा विद्वान होते हुए भी, हालांकि वो प्रॉपर आर्कियोलॉजिस्ट नहीं थे, फिर भी उनकी समझ बहुत थी, फिर भी वो हड़प्पा से मिले फाइंडिंग्स को इंटरप्रेट करने में, पता लगाने में, कंक्लूजन तक पहुंचने में नाकामयाब रहते हैं। क्योंकि उन्हें हड़प्पा में जितनी भी चीज़ें मिली उनका उल्लेख वो बुद्धिस्ट सोर्सेज में देख रहे थे कि शायद इन एविडेंसेस का उल्लेख ये जो फायान आया था या हुएंसांग आया था या बुद्धिस्ट जो टेक्स्ट है इतनी उनमें दिया गया हो। तो उन्हें तो वहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो लोग खुद वाकिफ नहीं थे कि उनसे आज से 2000 साल पहले, यानी कि बुद्धिज्म में शुरू हुआ, तो बुद्धिज्म के शुरू होने के 2000 साल पहले हड़प्पा सिविलाइजेशन था। तो उनको खुद नहीं पता था कि यहाँ पे 2000 साल पहले सिविलाइजेशन थी। तो वो कहाँ से लिखेंगे कि हड़प्पा में ये चीज़ थी या मोहनजोदड़ो में ये चीज़ थी। उसके अलावा जितने भी बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स आए वो कभी भी पंजाब या मुल्तान के इलाके में तो गए नहीं है, तो हड़प्पा के बारे में कुछ भी चीज़ें उनको नहीं पता थी, तो वो कैसे अपने टेक्स्ट में उनका उल्लेख करते हैं। तो जब हड़प्पा से मिले हुए फाइंडिंग्स को अलेक्जेंडर कनिंघम बुद्धिस्ट सोर्सेज में ढूंढते हैं तो ऑब्वियसली उनको किसी भी चीज़ का पता तो लगेगा नहीं। दैट वॉज अ रीज़न कि क्यों कनिंघम फेल करते हैं, क्यों कनिंघम विफल रहते हैं हड़प्पा में मिली हुई चीज़ों को इंटरप्रेट करने में। तो दीज वर द 39th क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन पे आता है। ये एक आइडेंटिफाई द कैरेक्टर है। किसी कैरेक्टर के बारे में हमने 2 क्लू दिए हैं आपको बताने कि ये कैरेक्टर किसका। क्लू क्या है? सबसे पहला क्लू कि वह हड़प्पा के निष्कर्षों की सही व्याख्या करने में विफल रहा। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि वह ब्रिटिश सेना में इंजीनियर थे। इसके बाद जब इसकी स्थापना हुई, जब एएसआई की स्थापना हुई तो वो उसके महानिदेशक बने। तो ही वॉज एन इंजीनियर इन द ब्रिटिश आर्मी बट लेटर बिकम द डीजी ऑफ एएसआई। डीजी मतलब डायरेक्टर जनरल, सबसे प्रमुख आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, भारतीय पुरातत्व विभाग की जब स्थापना हुई तो इसके वो डीजी बने। तो ये कौन है, इसके बारे में 4 पर्सनैलिटी 4 ऑप्शन में दिए हुए आपको बताना। सबसे पहली चीज़ कि वो हड़प्पा सिविलाइजेशन की चीज़ों को कंक्लूड करने में, इंटरप्रेट करने में, निष्कर्षों को सही तरीके से व्याख्या करने में विफल है। एंड वो ब्रिटिश आर्मी में एक इंजीनियर थे। बाद में जब एएसआई की गठन होती है तो उनको एएसआई का पहला डीजी बनाया जाता है। क्या वो राखादास बनर्जी है, दयाराम सैनी है, जॉन मार्शल है, अलेक्जेंडर कनिंघम? ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। आई एक्सपेक्ट कि आप सारे ही लोग इसका जवाब देंगे एंड बहुत खुशी होगी अगर आप सारे लोग इसका सही जवाब देते हो। अगेन वीडियो को पॉज करना, कमेंट बॉक्स में या चैट बॉक्स में आपको जवाब देना है। तो होप कि आप सबने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। करेक्ट ऑप्शन वुड बी अलेक्जेंडर कनिंघम। अभी हमने पढ़ा कि वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डीजी बनते हैं 1861 में, जब उसको ऑफिशियली स्टैब्लिश किया जाता है। तो एंड वही थे जिनके पास हड़प्पा सिविलाइजेशन की चीज़ें आई थी, लेकिन वो सही तरीके से इंटरप्रेट ना कर पाए, इसलिए क्योंकि उन्हें लगता था कि ये चीज़ ना बुद्धिज्म से रिलेटेड है, ये चीज़ें महाजनपद के एरा से रिलेटेड है। लेकिन ये तो महाजनपद के एरा से भी 2000 साल पुरानी थी एंड उनके बारे में तो कहीं पर उल्लेखित है नहीं चीज़ें, कहीं पर रेफर नहीं है टेक्स्ट। तो इसीलिए उनको प्रॉब्लम हुई एंड ही कुड नॉट इंटरप्रेट द फाइंडिंग्स ऑफ हड़प्पा। एंड उसके बाद ये ब्रिटिश आर्मी में इंजीनियर भी थे, फिर इंटरेस्ट इनका बहुत था आर्कियोलॉजी में, हिस्ट्री में। तो ये जब एएसआई की गठन की जाती है, एएसआई जब गठित होता है तो इनको फिर उसका फर्स्ट डीजी बनाया जाएगा, पहले महानिदेशक बनाए जाएंगे। तो दीज वेर द नेक्स्ट 20 क्वेश्चन। इसके अलावा 3 और वीडियो आएगी इस चैप्टर पे। हमारा फोकस एक चीज़ बहुत ज़्यादा है कि हम हर एक टाइप के क्वेश्चंस को यहाँ पे करवाएं, ना केवल आइडेंटिफाई द कैरेक्टर बल्कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स, असर्शन, रीजन, इमेज बेस्ड क्वेश्चन, वन लाइनर एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, सारी चीज़ों को हम हर एक वीडियो में करवाते हैं। दिस इज आवर स्पेशलिटी। इसलिए हम कहते थे कि आपको अगर इंतजार करवा रहे हैं हम लोग तो किसी रीज़न के लिए ही करवा रहे हैं। ऐसा आपके सामने सीधे वन लाइनर या सीधे चूज द करेक्ट स्टेटमेंट नहीं आ रहा, हर एक चीज़ों को यहाँ पे किया जा रहा। यहाँ पे हमने सोचा था कि मोहनजोदड़ो का मैप भी डाल देंगे, लेकिन वो ना बहुत रेयर चांस है कि आपसे पूछा जाए, क्योंकि मोहनजोदड़ो को इंडिकेट करना आपके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि इंडिया के मैप में पाकिस्तान की रीजन को नहीं डिनोट किया जाता, वहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए।
तो क्योंकि वहाँ पे पता ही नहीं कि इंडस रिवर कहाँ से बह रही है, एंड जो इंडिया का पॉलिटिकल मैप देता है उसमें केवल इंडिया पे ही फोकस रहता है। तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा के बारे में चीज़ें अभी नहीं पूछी जाएंगी, तो मोहनजोदड़ो के मैप से हमने आपसे यह क्वेश्चन नहीं पूछा है। बाकी अगर आपसे आगे चल के मैप में क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो मे बी ट्रेड का जब हम लोग पढ़ेंगे या सील्स के बारे में पढ़ेंगे, स्क्रिप्ट के बारे में पढ़ेंगे, तो तभी आपसे मैप में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन हमारा फोकस ये रहता है कि हम जितने भी कैटेगरीज के क्वेश्चन उनको आपके सामने सॉल्व करवा सके, आपसे सॉल्व करवा सके एंड खुद एक्सप्लेन कर सके। चाहे वो आइडेंटिफाई द कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चन हो, ऑनलाइन MCQs हो, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट हो, इमेज बेस्ड क्वेश्चन हो, मैच द फॉलोइंग हो, मैप बेस्ड क्वेश्चन हो, सोर्सेज बेस्ड क्वेश्चन हो, एक्सर्व बेस्ड क्वेश्चन हो, फिल द ब्लैंक्स हो, सारी ही चीज़ों को हमने कंपाइल करवाया है। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड अगर आपने इस वीडियो को पहली बार देखा तो इससे पहले भी एक पार्ट आया था, उसको भी देखें, एंड इसके बाद भी 3 पार्ट और आएंगे, उसको भी आपको देखना, फिर आपका ये जो चैप्टर है इसकी तैयारी पूरी हो जाएगी। होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो, एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको शेयर करें अपने दोस्तों में, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज प्रेस द लाइक बटन, एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया देन मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन सारे मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।